एपिसोड 322 के साथ हाजिर हूँ। तो रिवेंज सीकर की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग अपने पांचों गिफ्ट्स के बॉक्सेस को वहाँ पर ओपन कर देता है और 5वें नंबर पर उसके पास जो 3 गिफ्ट बॉक्सेस बचते हैं उसमें उन्हें फ्रूट रखे होते हैं और उन्हीं फ्रूट्स के अंदर उसके पास टियांजिया फ्रूट होता है। स्कॉलर डाई से कहता है यहाँ पर मेरे पास टियांजिया फ्रूट है, इस फ्रूट को खाने से अगर कोई भी जो कि अपनी होली बॉडी के साथ है वो अपनी बॉडी को अपग्रेड करके डिवाइन बॉडी हासिल कर सकता है सिर्फ इस एक फ्रूट को खाने से। स्कॉलर डाई भी उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है, जबकि वहाँ पर जितने भी गेस्ट होते हैं वो सभी लोग और भी ज्यादा हैरान होते हैं। वो लोग कहते हैं हमने आज से पहले टियांजिया फ्रूट के बारे में सुना है लेकिन कभी टियांजिया फ्रूट को नहीं देखा, हमें तो लगा था ये सिर्फ एक लेजेंडरी स्टोरी है। तो वाकई में इस फ्रूट को खाने से कोई भी अपनी मॉर्टल बॉडी या फिर अपनी होली बॉडी को अपग्रेड करके डिवाइन बॉडी हासिल कर सकता है। ये लड़का यहाँ पर 2 फ्रूट्स लेकर आया है, इसका मतलब 2 वॉरियर्स को अपग्रेड किया जा सकता है उसके डिवाइन बॉडी में और उनको मार्शल आर्ट्स का गार्ड बनाया जा सकता है। तो प्रिंसेस फैंगजी कहती है मेरे पास तो पहले से डिवाइन बॉडी है क्योंकि मैं मार्शल आर्ट्स की गार्ड हूँ, इसी वजह से ये टियांजिया फ्रूट ये मेरे लिए बेकार है। लेकिन मेरा हस्बैंड बहुत ही प्यार से मेरे लिए ये गिफ्ट लेकर आया, इसी वजह से मैं इन फलों को एक्सेप्ट कर लेती हूँ। मैं अपने कोई से भी 2 वॉरियर्स को ये वाले फ्रूट खिलाकर उन्हें मार्शल आर्ट्स का गार्ड बना सकती हूँ। और वो फिर से मिंग से कहती है हस्बैंड तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिंग वहाँ पर 5 बॉक्सेस को ओपन करवाने के बाद अपने पास से पेपर्स निकालता है और उससे कहता है तो अब आखिरी गिफ्ट मेरे हाथ में है। मेरे हाथ में इस वक्त जो कागज है ये बहुत ज्यादा कीमती है। मेरे हाथ में जो कागज है इसके ऊपर मेरे बैंक की सारी डिटेल्स लिखी हुई है। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि मैं अपने बैंक का जितना भी डिविडेंड है वो सारे का सारा अपनी वाइफ के नाम करने वाला हूँ। तो मेरे बैंक से मुझे साल की जितनी भी इनकम होती है वो सारी की सारी मैं अपनी वाइफ को तोहफे में दे रहा हूँ। तो सभी लोग ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या ये लड़का वाकई में उस बैंक को अपनी वाइफ को दे सकता है। लेकिन वो वाला बैंक तो जिनजेंग सेक्टर का है। इसका मतलब तो ये है कि वो बैंक जिनजेंग सेक्टर का नहीं बल्कि इस लड़के का है, क्योंकि कागज इसके पास है तो इसका मतलब वो बैंक भी तो इस लड़के का हुआ। तो प्रिंसेस यहाँ पर मिंग से कहती है मेरे हस्बैंड मुझे ये बताओ कि तुम्हारे इस बैंक का डिविडेंड कितना है, यानी कि मुझे साल का कितना प्रॉफिट होगा, यानी कि तोहफा कितना महंगा है। मिंग उसे बताता है। मिंग उसे कहता है मेरी कैलकुलेशंस के मुताबिक इस पूरा साल अगर हम लोग बैंक में से अच्छी खासी कमाई करें तो मुझे इसके प्रॉफिट होगा वो पूरा 3 ट्रिलियन वैल्करी कॉइन्स होगा, यानी 3 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कॉइन्स होगा। और मेरी वाइफ मैं तुम्हें यहाँ पर पूरा एक शेयर देने की बात कर रहा हूँ। एक शेयर मतलब के पूरे 30 ट्रिलियन मार्शल कॉइन्स जो कि सारे तुम्हारे हो जाएंगे और हर साल तुम्हें ये मिला करेंगे। तो वहाँ पर जितने भी मेहमान होते हैं वो सभी लोग ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और मिंग की तारीफें कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं ये लड़का तो वाकई में प्रिंसेस का हस्बैंड बनने के लायक है। यहाँ पर तो एम्परर के पास भी इतनी इनकम नहीं होगी जितनी इनकम इस लड़के को इस बैंक से होती है और वो इसका 1% शेयर अपनी वाइफ को देने को तैयार है। ये तो काफी ज्यादा बनता है कि यहाँ पर इस बैंक में बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा रखवाया हुआ है और बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होता है जहाँ से इनको इतने ज्यादा मार्शल कॉइन्स इकट्ठे होंगे। ड्रैगन मास्टर कहते हैं मैंने यहाँ पर पूरे 5 ट्रिलियन मार्शल कॉइन्स लगा दिए थे सिर्फ इस बैंक के 2% शेयर हासिल करने के लिए, लेकिन इस लड़के ने यहाँ पर 1% शेयर अपनी वाइफ को ऐसे ही तोहफे में दे दिया। क्योंकि एकेडमी के प्रिंसिपल भी कह रहे होते हैं मैंने भी इस लड़के को काफी सारा पैसा उधार दिया है बैंक के शेयर खरीदने के लिए, लेकिन अब जबकि इसने यहाँ पर इस बैंक को एम्परर के सामने बताया है और 1% शेयर सेकंड प्रिंसेस को देने का कहा है तो लगता है कि हमारा बैंक पहले से भी ज्यादा तरक्की करेगा, हमारा मुनाफा भी पहले से डबल हो जाएगा। तो एम्परर वहाँ पर मिंग के तोहफे देखने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं लड़के तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो। तो मुझे पता चला है कि तुम दोनों ने प्राइवेटली गार्ड के सामने शादी कर ली है, यानी कि अब तुम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ बन चुके हो। लेकिन मुझे ये लड़का काफी ज्यादा पसंद आया और इसके गिफ्ट्स भी। जबकि तुम दोनों ने फैसला कर लिया है ठीक है मैं तुम लोगों के लिए एक स्पेशल दिन का बंदोबस्त करता हूँ। उस दिन सारे अरेंजमेंट्स हो जाएंगे और उस दिन सारी जनता के सामने तुम दोनों की दोबारा से शादी की जाएगी और तुम दोनों की शादी को पब्लिक किया जाएगा। मिंग और सेकंड प्रिंसेस दोनों इसके सामने झुकते हुए कहते हैं एम्परर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहीं पर हमारे तीसरे जल कुकड़े की बारी आती है। तीसरा जल कुकड़ा आगे बढ़ता और कहता है मुझे इस शादी से एतराज है, मैं इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि ये लड़का हमारी सेकंड प्रिंसेस का हस्बैंड होने के लायक नहीं है। तो सभी लोग जल्दी से पीछे की तरफ देखते हैं कि अब कौन बोल रहा है। यहाँ पर वो तीसरा एल्डर जो कि स्वर्णपूल होली लैंड से है जिसका नाम गोंगजैंग है। गोंगजैंग आगे बढ़ता और कहता है मैं इस शादी के लिए बिल्कुल भी रजामंद नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ये लड़का सेकंड प्रिंसेस के लायक बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि इसने यहाँ पर काफी सारे महंगे गिफ्ट्स दिए हैं लेकिन इस लड़के की बैकग्राउंड बहुत ज्यादा कॉमन है। इतनी ज्यादा कॉमन बैकग्राउंड के साथ ये हमारी प्रिंसेस से शादी करने के लायक बिल्कुल भी नहीं। और ऊपर से हमारी प्रिंसेस मार्शल आर्ट्स की गार्ड है और ये लड़का सिर्फ मार्शल आर्ट्स के गुरु स्टेज पर है। इन दोनों के दरमियान में कल्टीवेशन का बहुत बड़ा गैप है। तो यहाँ पर तुम सभी लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि एक छोटा सा मार्शल आर्ट्स का गुरु एक मार्शल आर्ट्स की गार्ड के साथ शादी करने के लायक है? यहाँ पर प्रिंसेस अपने हस्बैंड को डिफेंड करते हुए कहती है गोंगजैंग तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, जरा गौर से देखो ये लड़का अभी सिर्फ 20 साल का है और 20 साल की उम्र में ये मार्शल आर्ट्स के गुरु स्टेज पर है। तुम इसके फ्यूचर को नहीं देख पा रहे। फ्यूचर में इसके अचीवमेंट्स तुमसे भी ज्यादा होने
होने वाली है। और जब ये लड़का अपने मार्शल आर्ट्स के गार्ड लेवल पर पहुंच जाएगा, जिस स्टेटस की तुम बात कर रहे हो, एक बार मार्शल आर्ट्स का गार्ड बन जाए उसके बाद वो स्टेटस तो इसके पाँव में होगा। गोंगशेंग सेकंड प्रिंसेस से कहता है, सेकंड प्रिंसेस तो आपके कहने का मतलब क्या है? क्या मेरा स्टेटस इससे ज्यादा लो है, यानी कि इसका स्टेटस मुझसे ज्यादा हाई हो जाएगा? तो फिलहाल तो मेरा स्टेटस इससे ज्यादा है, तो फिर आपको मुझसे शादी करनी चाहिए। मिंग यहाँ पर गोंगशेंग को जवाब देते हुए कहता है, मैं यहाँ पर इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। सभी लोग मार्शल आर्टिस्ट हैं और मार्शल आर्टिस्ट हमेशा अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए बात करते हैं, ना कि अपना मुंह चलाते हैं। अगर यहाँ पर फाइट में तुम मुझे हरा देते हो तो फिर तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, मेरा स्टेटस बहुत ज्यादा लो है और मैं प्रिंसेस से शादी करने के लायक नहीं हूँ। अगर तुम मुझे नहीं हरा पाते तो चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। गोंगशेंग मिंग की बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे गाली देता है, जबकि मिंग के साथ जो 5 मार्शल आर्ट्स के गार्ड होते हैं वो बड़ी स्पीड से आगे बढ़ते हैं और अपनी उंगलियों को सामने की तरफ करते हुए गोंगशेंग की गर्दन पर रख लेते हैं। गोंगशेंग भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। उसी वक्त स्वर्डपूल होली लैंड के लीडर भागते हुए आगे बढ़ते हैं और प्रिंस से कहते हैं, सॉरी एम्परर से कहते हैं, वो एम्परर से कहते हैं, प्लीज हमारे गोंगशेंग को माफ कर दे। ये तो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि इसे शादी के लिए चुना नहीं गया, इसकी वजह से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज इसको छोड़ दें। जबकि गोंगशेंग को भी इस बात का अंदाजा हो जाता है। गोंगशेंग सोच रहा होता है, मुझे यहाँ पर ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। मैंने यहाँ पर दोबारा मिंग को गाली दी। ये सारे के सारे मार्शल आर्ट्स के गार्ड हैं और ये मुझे यहीं पर मार डालेंगे। मिंग अपने मार्शल आर्ट्स के गार्ड से कहता है, तुम सभी लोग पीछे हट जाओ, मैं कोई बुली नहीं हूँ जो कि यहाँ पर अपने मार्शल आर्ट्स के गार्ड्स की पावर को यूज करते हुए इस लड़के को दबाने की कोशिश करूँ। अगर यहाँ पर बात हो रही है स्टेटस की तो यहाँ पर बराबरी का मुकाबला होना चाहिए। मिंग आगे बढ़ता है और गोंगशेंग से कहता है, गोंगशेंग अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करो, एंशिएंट बैटल ग्राउंड के अंदर मेरे साथ फाइट करो। वहाँ पर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं खुद बहुत पीछे हट जाऊंगा। गोंगशेंग उसे कहता है, क्या वाकई में तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम एंशिएंट बैटल ग्राउंड पर मेरे साथ फाइट कर सको? ठीक है, तो फिर आज हम दोनों में फाइट हो जाए, हम लोग फाइट टू डेथ करेंगे। सेकंड प्रिंसेस मिंग से कहती है, हस्बैंड तुम तो वाकई में मेरे हस्बैंड होने के लायक हो। फिर साथ ही वो से कहती है, मैं यहाँ पर एंशिएंट बैटल ग्राउंड को रिलीज करती हूँ, एक स्पेशल स्पेस जिसके अंदर गोंगशेंग जो कि मार्शल आर्ट्स का गार्ड है उसकी पावर्स भी सुप्रेस होने के बाद मार्शल आर्ट्स के गुरु लेवल पर आ जाएंगी। तुम दोनों की कल्टीवेशन प्लान सेम लेवल पर होगी। मेरे हस्बैंड को वहाँ पर मार्शल आर्ट्स के गार्ड से डरने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों वहाँ पर फाइट करके इस बात का फैसला कर सकते हो कि तुम में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर साथ ही फेंगजी वहाँ पर अपनी स्पेस को ओपन करती है और उसके अंदर एंशिएंट बैटल ग्राउंड को ओपन करती है जहाँ पर एक अरीना होता है। फेंगजी उन दोनों से कहती है, चलो ठीक है, अब जल्दी से वहाँ पर जाओ, जाकर फाइट करो। मिंग गोंगशेंग की तरफ देखता है, गोंगशेंग उसकी तरफ देखता है, फिर वो दोनों ही उड़ते हुए उस स्पेस के अंदर चले जाते हैं उस अरीना में। तो वहाँ पर उस अरीना में एंटर होने के बाद मिंग अपनी जानटियान आयरन की बनी तलवार को बाहर निकाल लेता है, क्योंकि गोंगशेंग उसे कहता है, चलो फाइट करते हैं। और वो बड़ी स्पीड के साथ मिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जबकि मिंग अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। यहाँ पर ये दोनों बहुत ही तेजी के साथ फाइट कर रहे हैं। गोंगशेंग उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, जबकि मिंग अपनी तलवार से उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। गोंगशेंग कहता है, हालांकि यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट्स के गार्ड्स की कल्टीवेशन को यूज नहीं कर सकता, मेरी पावर मार्शल आर्ट्स के गुरु लेवल के बराबर है, लेकिन मेरे पास जो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ है कोई भी उसको सप्रेस नहीं कर सकता। भी मेरे पास 1 मिलियन कैटीज की पावर है जो कि काफी है एक मार्शल आर्ट्स के गुरु को हराने के लिए। लेकिन पता नहीं क्यों मैं अपनी 1 मिलियन पाउंड्स की पावर को भी यूज करते हुए इसके ऊपर एडवांटेज नहीं हासिल कर पा रहा। बेचारे गोंगशेंग को क्या पता कि मिंग के पास 50 मिलियन पाउंड्स की पावर है। मिंग यहाँ पर अपनी जानटियान व्हाइट एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है और साथ ही वो अपनी जिनचैंग की तलवारबाजी की टेक्निक, जिसको फ्लेम थंडर जिनचैंग तलवारबाजी की टेक्निक कहते हैं, उसके साथ अटैक करता है। कि दूसरी तरफ से गोंगशेंग अपनी डार्क स्काई साइलेंट स्लैश को यूज करते हुए मिंग के ऊपर अटैक करता है। ये दोनों यहाँ पर बहुत ही फियर्स फाइट कर रहे हैं क्योंकि तलवारबाजी की टेक्निक्स बहुत ज्यादा स्पेशल हैं। एम्परर और प्रिंसेस जो कि बाहर खड़े ये सब कुछ देख रहे होते हैं। एम्परर अपनी बहन से कहते हैं, फेंगजी एक बार एक छोटी दुनिया के अंदर जब मैं एम्परर सुजाकू के साथ था, वहाँ पर मैंने इस लड़के के साथ फाइट की थी। तब इस लड़के को हमारे बारे में नहीं पता था कि ये लड़का मुझसे फाइट कर रहा है। वहाँ पर मैंने इस लड़के की तलवारबाजी की टेक्निक देखी थी। इसकी टेक्निक्स काफी ज्यादा अच्छी हैं। फाइट के दौरान इसने मुझे भी जख्मी कर दिया था। ये तो कुछ साल पहले की बात है। कुछ सालों के अरसे में ही इस लड़के ने काफी ज्यादा कुछ हासिल किया है और इसकी कल्टीवेशन भी बढ़ चुकी है। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी ये मार्शल आर्ट्स का गार्ड बन जाएगा। प्रिंसेस अपने भाई से कहती है, अगर गोंगशेंग यहाँ पर किसी स्पेशल किलर मूव को यूज नहीं करता तो मुझे लगता है कि मेरा हस्बैंड बड़ी आसानी के साथ इस फाइट को जीत सकता है, वो भी सिर्फ 50 स्ट्रोक्स के साथ। एम्परर अपनी बहन से कहते हैं, गोंगशेंग क्योंकि इसकी बैकग्राउंड काफी ज्यादा स्पेशल है और मुझे लगता है कि इसकी ब्लड लाइन भी स्पेशल हो सकती है। इसके पास काफी सारी सीक्रेट टेक्निक्स हैं। मुझे नहीं पता कि कौन कौन सी टेक्निक्स हो सकती हैं। पता नहीं मिंग इसका मुकाबला कर पाएगा या नहीं। सेकंड प्रिंसेस कहती है, ब्रदर मुझे भी पता है कि गोंगशेंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो हमारे एम्परर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता और इस एंशिएंट बैटलफील्ड के ऊपर मिंग इसको जरूर हरा देगा। एक बार मेरा हस्बैंड जी मिंग एक मार्शल आर्ट्स का गार्ड बन जाए, उसके बाद हम दोनों एक हो जाएंगे और हम लोग हमेशा
अपनी इस खुशी वाली जिंदगी को जिएंगे। तो जहाँ पर मिंग और गोंगशेंग की फाइट का क्या नतीजा निकलेगा ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। यहीं पर एपिसोड 322 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 323 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग गोंगशेंग के साथ फाइट करने के लिए उस एंशिएंट बैटल ग्राउंड के ऊपर चला जाता है जो कि वहां पर प्रिंसेस ने सेटअप किया है। मिंग वहां पर उससे फाइट कर रहा था, जबकि वहां पर लास्ट सीन बाहर का दिखाया गया था जहाँ पर एम्परर अपनी बहन से बात कर रहे होते हैं। वो अपनी बहन से कहते हैं इस लड़के की कल्टीवेशन फ्यूचर में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है और फ्यूचर में बहुत ही जल्दी एक मार्शल आर्ट्स का गार्ड बन जाएगा। जबकि प्रिंसेस अपने भाई से कहती है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है और मुझे लगता है कि जब ये लड़का एक मार्शल आर्ट्स का गार्ड बन जाएगा मैं इसके साथ एक बहुत ही सुखी जिंदगी गुजारूंगी। इस एपिसोड की शुरुआत में एम्परर उसकी बात सुनने के बाद हैरान होते हुए कहते हैं लेकिन ऐसा कैसे, मुझे तो लगा था कि तुम इस लड़के के साथ सिर्फ एक गेम खेल रही हो, तुम इसके साथ सीरियस नहीं हो, तुम वाकई में इस लड़के के साथ ही अपना घर बसाना चाहती हो। हाँ ये बात तो सच है कि ये लड़का काफी ज्यादा अच्छा है और फ्यूचर भी इसका काफी ज्यादा ब्राइट है, लेकिन फिर भी ये एक रॉयल फैमिली का लड़का नहीं है। क्या तुम वाकई में इसी से शादी करना चाहती हो। जबकि नेक्स्ट सीन फाइटिंग का दिखाया जाता है। गोंगशेंग जहाँ पर अपनी ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट करता है तो उसकी ब्लड लाइन की पावर सुप्रीम स्वर्ड बॉडी होती है, तो वो वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और मिंग से कहता है तुमने मुझे मजबूर कर दिया है, मैं पहली बार यहाँ पर सभी के सामने अपनी ब्लड लाइन की स्पेशल पावर को यूज करने वाला हूँ। किसी ने इस पावर को नहीं देखा। साथ ही वो अपनी तलवार को घुमाते हुए मिंग के ऊपर अटैक करता है और कहता है अब क्योंकि ये मेरी सीक्रेट आर्ट है इसी वजह से तुम इसको नहीं ब्लॉक कर पाओगे, तुम यहाँ पर मरने वाले हो। मिंग आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है यहाँ पर हम दोनों में से एक मरने वाला है और वो मैं नहीं बल्कि तुम हो। मिंग वहाँ पर खड़े खड़े ही अपनी इनविंसिबल स्वर्ड को रिलीज करता है। क्योंकि उसकी स्वर्ड इनविंसिबल होती है इसी वजह से गोंगशेंग को पता भी नहीं चलता और उसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे कट लगते हैं, यहाँ तक कि उसके गले के ऊपर भी एक कट लग जाता है। गोंगशेंग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे यहाँ पर कोई भी स्वर्ड दिखाई नहीं दे रही लेकिन फिर भी मेरी गर्दन के ऊपर तलवार का एक निशान है। मिंग के इनविंसिबल स्वर्ड उसकी गर्दन के ऊपर पड़ी होती है, यानी कि मिंग उसको जरा सा झटका देगा तो उसकी गर्दन को काट सकता है। गोंगशेंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के के पास इनविंसिबल स्वर्ड कैसे हो सकती है, ये तो एक स्पिरिट स्वर्ड है और इस तरह के स्पिरिट स्वर्ड तो हमारी स्वर्ड पूल में से मिल सकती है। ये लड़का हमारी स्वर्ड पूल में गया नहीं तो फिर इससे ये स्वर्ड कहाँ से मिल गई। वो मिंग से कहता है तुम्हें ये तलवार कहाँ से मिली है, ये हमारे स्वर्ड पूल में मिलती है। मिंग से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बताने वाला हूँ कि मुझे ये तलवार कहाँ से मिली। यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि ये तलवार कहाँ से मिली है, सवाल ये है कि तुम हार चुके हो। मिंग से कहता है तो अब मैं यहाँ पर तुम्हारा सर काटने वाला हूँ और तुम्हारी सोल को क्रश करने वाला हूँ, क्योंकि ये मैच एक लाइफ एंड डेथ का मैच था, इसी वजह से तुम यहाँ पर हार चुके हो, तुम्हें मरना होगा। मिंग जैसी अपनी तलवार के साथ उसकी गर्दन काटने लगता है उसी वक्त स्वर्ड पूल होली लैंड के मास्टर वहाँ पर बीच में आ जाते हैं और गोंगशेंग के सामने खड़े होकर मिंग से कहते हैं प्लीज लड़के इसको छोड़ दो, ये लड़का तुमसे फाइट हार चुका है, हम लोग अपनी हार को मान लेते हैं लेकिन तुम्हें इसकी जान लेने की जरूरत नहीं है। स्वर्ड पूल होली लैंड के नाम पर प्लीज इसकी जिंदगी बख्श दो। हाउटिंगन उनकी बात सुनने के बाद कहता है ठीक है मैं यहाँ पर इसकी जान बख्श देता हूँ। साथ ही वो अपनी स्वर्ड को वापस बुला लेता है, लेकिन साथ ही मिंग कहता है इसकी जान बचाने के बदले में तुम्हें 5 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कॉइंस हमें देना पड़ेंगे। अगर तुम यहाँ पर 5 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कॉइंस हमें नहीं देते तो इसको यहाँ पर छोड़ दिया है, लेकिन ये जैसे यहाँ से बाहर निकलेगा इसके साथ जो 5 मार्शल आर्ट्स के गार्ड्स आए हैं वो इसको नहीं छोड़ेंगे, वो इसको देखते ही मार डालेंगे, इसलिए तुम्हें यहाँ पर इसकी जान बचाने की कीमत देना होगी। पेट्रियार्च उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं ये लड़का यहाँ पर 5 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कॉइंस मांग रहा है जो कि बहुत ज्यादा रकम है। मेरे स्वर्ड पूल होली लैंड की साल की इनकम 5 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कॉइंस बनती है, क्या मैं अपने पूरे साल की इनकम इस लड़के को सिर्फ एक दिन में दे दूं, वो भी सिर्फ गोंगशेंग की जान बचाने के लिए। मिंग उसे कहता है तो यहाँ पर फैसला तुम्हें करना है, चलो जल्दी से चूज करो, या तो मुझे इस लड़के का सर काटना पड़ेगा या फिर तुम्हें मुझे यहाँ पर 5 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कॉइंस देना पड़ेंगे, चलो जल्दी से फैसला करो। तो स्वर्ड पूल होली लैंड के मास्टर कहते हैं ये लड़का हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मिंग से कहते हैं ठीक है हम लोग तुम्हें 5 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कॉइंस देने को तैयार हैं, लेकिन इतनी सारी रकम इकट्ठा करने के लिए हमें काफी टाइम चाहिए होगा, हमें 1 महीने का टाइम दे दो। मिंग उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम देता हूँ, लेकिन 1 महीने के बाद मुझे तुमसे दोबारा ये बात कहनी ना पड़े। 1 महीने के बाद 5 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कॉइंस तुम मेरी बीवी फेंगजी को आकर दे देना, क्योंकि ये 5 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कॉइंस जो मुझे तुमसे लेने हैं ये मैं अपनी वाइफ को डोरी के गिफ्ट में देता हूँ। और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अगर तुम यहाँ पर सेकंड प्रिंसेस को उसके 5 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कॉइंस नहीं दोगे तो ये मसला तुम्हारे और उसके बीच का बन जाएगा, इसलिए टाइम पर ये सारा पैसा दे देना। और मिंग उड़ता हुआ उस एंशिएंट बैटल ग्राउंड से बाहर निकल आता है, जबकि स्वर्ड पूल होली लैंड के मास्टर वहाँ पर चैन की सांस लेते हैं। तो मिंग जैसे वहाँ से बाहर निकलता है तो बाहर जितने भी लड़के होते हैं वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, स्पेशली वो तीनों लड़के यानी कि स्कारलेट, डाई और दूसरा लड़का। वो लोग कहते
कहती है मिंग ने यहाँ पर गोंगशेंग को हराकर ये बात साबित कर दिया कि स्ट्रेंथ के मामले में से कोई भी नहीं हरा सकता। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वाकई में एम्परर का दामाद बनने के लायक है। तो प्रिंसेस उन सभी के मूड को हल्का करने के लिए कहती है ये तो बस एक छोटा सा ड्रामा था, शो खत्म हो चुका है, चलो जल्दी से अब सभी लोग एंजॉय करो, मेरी बर्थडे पार्टी अभी कंटिन्यू है, तो सभी लोग बर्थडे पार्टी को एंजॉय करो। मैं अपने हस्बैंड के साथ टोस्ट लूंगी और साथ ही पार्टी स्टार्ट हो जाएगी। वहाँ पर जितने भी हाई स्टेटस के लोग होते हैं वो अपने अपने गिलास उठाकर मिंग के पास आ जाते हैं और मिंग के साथ अपने ग्लासेस को टकरा कर उसके साथ टोस्ट करते हैं। फैंक्सी मिंग से कहती है लगता है कि तुम्हें पीने के लिए और ज्यादा वाइन चाहिए, मैं तुम्हारे लिए अच्छी क्वालिटी की वाइन मंगवाती हूँ। मैं जाकर मेड से कहती हूँ कि वह तुम्हारे लिए और ज्यादा जग भर कर ले आए। मिंग से कहता हाँ क्यों नहीं, जाओ ले आओ। फैंक्सी वहाँ से चलती हुई दूसरी तरफ जाती है ताकि वो मेड को जाकर कह सके कि वाइन लेकर आओ। लेकिन जैसी प्रिंसेस चलती हुई दूसरी तरफ जा रही होती है वहीं पर रूजी खड़ी होती है। रूजी उसे कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे मास्टर के साथ हमेशा अच्छे से पेश आओ। फैंक्सी उसे कहती है तुम कौन हो? रूजी उसे कहती है जिस लड़के से तुमने अभी अभी शादी की है मैं उसकी पर्सनल मेड हूँ। प्रिंसेस उसकी बात सुनने के बाद कहती है तुम्हारी क्वालिफिकेशंस बहुत ज्यादा अच्छी हैं, तुम्हारी कल्टीवेशन और तुम्हारी स्ट्रेंथ मिंग से बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर मिंग की पर्सनल मेड बनकर रहना चाहती हो। तुम्हें पता है ना कि मिंग के पास एक मॉर्टल बॉडी है, वो एक मार्शल आर्ट्स का गार्ड भी नहीं है कि तुम खुद एक मार्शल आर्ट्स के गार्ड से भी ज्यादा पावरफुल हो। मुझे तो यहाँ पर तुम्हारे पर शक हो रहा है, क्या तुम वाकई में सिर्फ उसकी मेड हो या फिर तुम्हारा कोई और प्लान है? रूजी उसे कहती है मेरे पास चाहे जो भी प्लान हो उस सब से तुम्हारा क्या ताल्लुक है, वो मेरा मास्टर है और मैं उसे सर्व करती हूँ। रूजी प्रिंसेस से कहती है अब जबकि तुमने यहाँ पर सभी के सामने इस बात को साबित किया है कि तुमने मेरे मास्टर के साथ शादी की है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे मास्टर के साथ हमेशा अच्छे से पेश आओ और मेरे मास्टर के लिए एक बहुत ही अच्छी बीवी साबित होना। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती, अगर तुमने यहाँ पर मेरे मास्टर को यूज करने की कोशिश की तो तुम्हें बता दूं मैं तुम्हें मार डालूंगी। प्रिंसेस उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है तुम्हारे पास तो कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड है, तुमने मुझे यहाँ पर कोई आम सी लड़की समझ रखा है। मैं यहाँ पर एक प्रिंसेस हूँ, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ एक लफ्ज कह दूं यहाँ पर बहुत सारे मार्शल आर्ट्स के गार्ड हैं जो तुम्हें चुटकी बजाकर मार डालेंगे। रूजी उसे कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरती हूँ या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे स्टेटस के बारे में नहीं पता? मैं यहाँ पर तुम्हें खड़ी होकर धमकी दे रही हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ है, ना तो मैं तुमसे डरती हूँ ना ही तुम्हारे इस एम्परर भाई से डरती हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो फिर ट्राई करके देख लो, मैं तुम दोनों को यहीं पर मार डालूंगी। तो प्रिंसेस भी उसकी बात सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है, फिर साथ ही उसे कहती है मुझे लगता है कि हमें इस बहस को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए क्योंकि तुम मिंग की पर्सनल मेड हो और उसके साथ रहती हो और उसे प्रोटेक्ट करती हो, इसी वजह से मुझे तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करना। और मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, मैंने मिंग के साथ शादी की है तो मैं उसके साथ ही रहना चाहती हूँ और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उसको इस्तेमाल नहीं करूंगी। रूजी उसे कहती है हमारे इस कॉन्टिनेंट में 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग हैं, तो तुम्हें यहाँ पर सिर्फ मेरा मास्टर ही क्यों पसंद आया, उसमें ऐसा क्या खास है? प्रिंसेस उसे कहती है ये सब कुछ हीवंस की तरफ से तय हुआ है, तुम मुझसे कह रही हो कि ये दुनिया बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन इस दुनिया में ज्यादा जीनियस ऐसे नहीं है जो कि मुझसे 2 बार मिले हों, ना सिर्फ 2 बार मिले हों बल्कि इसने मुझे 2 बार हराया भी है। इसी वजह से मुझे लगता है कि हीवंस की तरफ से ये इशारा है कि मुझे इसी लड़के के साथ शादी करनी है और अपनी बाकी की सारी जिंदगी गुजारनी है। रूजी उसे कहती है तुम यहाँ पर किस किस्मत और किस हीवंस की बात कर रही हो, कौन सी हीवंस और कौन से गार्ड्स ने तुम्हारा ये फैसला किया है? प्रिंसेस उसे कहती है तुम्हारे पास तुम्हारे सीक्रेट्स हैं, तुम अपने बारे में नहीं बताती कि तुम्हारे पास कितनी स्ट्रेंथ है और तुम कौन सी दुनिया से यहाँ पर आई हो, तो मेरे पास मेरे सीक्रेट्स हैं, मैं तुम्हें सबके बारे में नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे हस्बैंड के साथ एक बहुत ही पावरफुल मास्टर है जो कि उसे प्रोटेक्ट करेगी। रूजी उसे कहती है मुझे सिर्फ ये मिंग की लाइफ और डेथ से फर्क पड़ता है, सिचुएशन कोई ऐसी ना हो जहाँ पर उसकी जिंदगी पर बनी हो, इसके अलावा मैं कोई भी मूव नहीं करूंगी, यानी कि मैं उसकी जान बचाने के लिए ही आगे बढ़ूंगी, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करूंगी। और यहीं पर हमारी एपिसोड 323 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रिवेंज सीकर की एपिसोड 324 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था सेकंड प्रिंसेस की बर्थडे पार्टी को एंजॉय किया जा रहा होता है, जबकि मिंग वहाँ पर काफी सारी पी रहा होता है और प्रिंसेस उसके लिए लेने के लिए जाती है, ड्रिंक्स लेने के लिए जाती है और वहीं पर रूजी के साथ भी उसकी बात होती है। रूजी उसे काफी ज्यादा धमकाती है और उन दोनों के दरमियान में एक समझौता हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में इस एपिसोड की शुरुआत में मिंग और सेकंड प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि दोनों एक ही रूम में बैठे होते हैं, दोनों ही बड़े चुपचाप एक ही बिस्तर के ऊपर बैठे होते हैं। मिंग उसे कहता है तुम्हें पता है ना कि हमारी शादी असली नहीं है, ये तो सिर्फ एक नाटक की शादी है, फिर हमें यहाँ पर एक ही रूम में सोने की क्या जरूरत है, मैं दूसरे रूम में चला जाता हूँ। सेकंड प्रिंसेस उसके माथे पे फ्लिक करती है और उसे कहती है ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो, मैं एक लड़की हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर खा नहीं जाऊंगी, मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, यहाँ पर इस कमरे में रुक सकते हो। सेकंड प्रिंसेस उसे कहती है मैं यहाँ पर तुम्हें एक और बात याद दिलाना चाहती हूँ, जब तुमने वहाँ पर अपने बैंक के डिविडेंड्स को मेरे नाम करने का कहा था, उसी वक्त वहाँ पर सभी लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशंस के साथ साथ मेरे भाई के चेहरे के एक्सप्रेशंस भी चेंज हुए
थे। मैं तुम्हें ये बात बता दूं क्योंकि एम्परर यानी कि मेरे भाई को ये बात अच्छी तरह से पता है कि फ्यूचर में तुम्हारा टोंगली बैंक बहुत ही बड़ा होने वाला है और इसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो जाएगा, यहाँ तक कि हमारे एम्पायर के खजाने से भी ज्यादा। और इस बात को याद रखना कि मेरा भाई एक ना एक दिन तुम्हारे इस बैंक को हथिया लेगा और अपनी किंगलोंग डायनेस्टी का हिस्सा बना लेगा। फिर साथ ही वो मिंग का हाथ पकड़ती है और कहती है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो हमसे हमारा बैंक भी क्यों ना छीन ले, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर चाहे तुम गरीबी क्यों ना हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तो मिंग उससे कहता है इस बात से मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अगर तुम्हारा भाई मुझसे मेरा बैंक छीन लेता है, अगर मेरे पास मेरे बैंक के सारे डिविडेंड्स है, यानी कि वो सारा प्रॉफिट जो मुझे बैंक से मिलने वाला है, और तुम्हारा भाई भी मुझसे वो बैंक नहीं लेता, तब भी वो सारे का सारा तुम्हारे नाम करने को तैयार हूँ। बस इसके बदले में तुम मुझे बस कुछ पैसा दे देना, ये बैंक तुम रख सकती हो। साथ ही मिंग सोच रहा होता है सिचुएशन ऐसी है जैसा कि प्रिंसेस ने कहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मेरे टोंगली बैंक को हटाना चाहते हैं, कि उन सभी को अच्छी तरह से पता है कि किंगलोंग डायनेस्टी का दामाद होने के नाते अब मेरा बैंक बहुत ज्यादा तरक्की करेगा और बहुत ही जल्दी इसकी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आज या कल कोई ना कोई पावरफुल शख्स मेरा बैंक मुझसे छीन लेगा, तो इससे तो अच्छा है कि अपना बैंक बेचकर मैं कुछ पैसे ले लूं और उन पैसों से कोई प्रॉपर्टी खरीद लूं। सेकंड प्रिंसेस उसे कहती है फ्यूचर की बात फ्यूचर में देखेंगे, मुझे ये बताओ, मैंने सुना है कि मेरे भाई यानी कि एम्परर ने तुम्हें एक गोल्डन टोकन दिया था, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम बहुत ही जल्दी गोल्डन गार्ड्स को ज्वाइन कर लोगे। मिंग उसे कहता हाँ तुम्हारे भाई ने मुझे गोल्डन टोकन दिया था। मिंग अपनी जेब में हाथ डालता और कहता है मुझे लगता है कि मेरे लिए गोल्डन टोकन काफी है, लेकिन मेरे पास तो इस तरह के 2 गोल्डन टोकन है। पहला टोकन मिंग को मैजिकल रिवर एरिया में मिला था, दूसरा टोकन उसे एम्परर ने दिया था। दोनों टोकन को बाहर निकालता और कहता है मुझे लगता है कि ये वाला टोकन कुछ ज्यादा ही बेकार है, अब मैं दूसरे वाले टोकन के साथ क्या करूंगा। तो फैंक्सी जल्दी है उसके हाथ से वो टोकन छीन लेती है और उसे कहती है अगर मैं ये वाला टोकन तुमसे ले लूं तो तुम्हें ये बात बुरी तो नहीं लगेगी। मिंग सोच रहा होता है इसने मेरे हाथ से टोकन छीन भी लिया है और उसके बाद मुझसे कह रही है कि मुझे बुरा तो नहीं लगेगा। मिंग सेकंड प्रिंसेस से कहता है एम्परर ने मुझे ये टोकन ऐसे ही दे दिया था, मुझे लगता है कि ये टोकन कोई ज्यादा खास टोकन नहीं है, ये कोई आम से ही टोकन होगा, इसी वजह से तो एम्परर ने मुझे दे दिया। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि तुमने ये टोकन मुझसे क्यों लिया है, आखिर तुम्हारे लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। सेकंड प्रिंसेस उसे कहती है तुम्हें लगता है कि ये टोकन वैल्यूएबल नहीं है और इसकी कोई भी कदर नहीं है। मैं तुम्हें अपने पास्ट की बात बताती हूँ। जब मैं छोटी थी मैं अपने भाई के सामने रोती गिड़गिड़ाती रही और उससे एक टोकन मांगा था, लेकिन उसने मुझे टोकन नहीं दिया कि मैं गोल्डन आर्मी को ज्वाइन करना चाहती थी। तुम बताओ कि क्या वाकई में ये टोकन प्रेशियस है या नहीं। वो अपनी बहन को ये टोकन नहीं दे रहे थे, तुम्हें उन्होंने ये टोकन दिया, इसका मतलब ये है कि तुम बहुत ज्यादा प्रेशियस हो। मिंग कहता है तो इसका मतलब तो ये है कि एम्परर को मेरी काफी ज्यादा फिक्र है, लेकिन एम्परर ने जब मुझे ये टोकन दिया था उस वक्त मैं मार्शल आर्ट्स का वॉरियर था, यानी कि मैं काफी ज्यादा वीक था, मेरी कल्टीवेशन इतनी हाई नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे ये टोकन क्यों दे दिया। प्रिंसेस उसे कहती है तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरा भाई जो कि एक एम्परर है, किंगलोंग डायनेस्टी के सभी मामलात को देखता है, वो सभी के ऊपर नजर रखता है, उसे पता है कि कौन जीनियस है और कौन नहीं है। अगर उसने ये गोल्डन गार्ड्स का टोकन तुम्हें दिया है तो इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ तो देखा होगा। साथ ही वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए मिंग के टोकन को एक्टिवेट कर देती है और कहती है अब मैं तुम्हारे इस टोकन को एक्टिवेट कर रही हूँ, तुम इस टोकन के अंदर जाओगे जहाँ पर जाकर तुम गोल्डन गार्ड से मिलोगे। मिंग चिल्लाकर उसे कहता है जरा रुको, ये तुम क्या कर रही हो, मैं अभी रेडी नहीं हूँ। जैसे वो उस टोकन को एक्टिवेट करती है तो मिंग गायब होकर सीधा उस टोकन के अंदर चला जाता है। तो टोकन के अंदर जाने के बाद मिंग अपने आसपास देखता है तो वहाँ पर गार्डियन खड़ा होता है। वो उसे कहता है तुम्हें वेलकम कहता हूँ गोल्डन गार्डियंस में। उसने गोल्डन कलर का आर्मर पहना होता है। वो मिंग से कहता है मैं गोल्डन गार्ड्स का लीडर हूँ, मेरा नाम यान जी है। मिंग जल्दी से उसके सामने झुकते हुए कहता है मेरा नाम ये मिंग है, लॉर्ड कमांडर, मैं यहाँ पर रिपोर्ट करने के लिए आया हूँ क्योंकि मेरे पास गोल्डन टोकन है। तो यान जी उसे कहता है लेकिन गोल्डन गार्ड आर्मी को ज्वाइन करने के लिए तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल मार्शल आर्ट्स लॉर्ड लेवल पर होनी चाहिए, यानी कि तुम एक मार्शल आर्ट्स के सेंट होने चाहिए, लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन इस वक्त लो है, इसलिए तुम हमारे इस गार्ड को ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि तुम एक मार्शल आर्ट्स के गुरु हो। इसी वजह से हम लोग तुम्हें यहाँ पर अपनी गोल्डन गार्ड की ट्रेनिंग ज्वाइन करने का मौका देंगे। तुम यहाँ पर सिर्फ ट्रेनिंग कर सकते हो, लेकिन तुम्हें मिशन हासिल करने के लिए मार्शल आर्ट्स के सेंट लेवल तक पहुँचना होगा। मिंग उसे कहता है कमांडर यान जी क्या तुम मुझे ये बताओगे कि गोल्डन गार्ड्स करते क्या है, इनका ओरिजिन क्या है। वो उसे बताता है कि हमारे गोल्डन गार्ड्स ये 5 एलिमेंट डायनेस्टी से बहुत ज्यादा लॉयल सर्वेंट्स हैं। हम लोग 5 एलिमेंट डायनेस्टी से लेकर अभी तक है, हालांकि 5 एलिमेंटल डायनेस्टी डिस्ट्रॉय हो चुकी है और अब छोटी छोटी डायनेस्टीज बन चुकी हैं, लेकिन हम लोग अभी भी एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि हम लोग अभी भी उसी 5 एलिमेंटल डायनेस्टी के साथ वफादार हैं। इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर इन बाकी की 5 डायनेस्टीज के दरमियान में एक बैलेंस बनाया हुआ है। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि हम गोल्डन गार्ड्स अगर हमारी तादाद कम ही क्यों ना हो, हमारी पावर 5 डायनेस्टीज के बराबर है जो कि बाकी की 5 छोटी डायनेस्टीज हैं, क्योंकि बाकी की सारी डायनेस्टीज में बाकी के सभी लोग और सोल्जर्स वो अपने एम्परर के लॉयल होते हैं, जबकि हम सभी लोग यहाँ पर एक गॉड की पूजा करते हैं, हम लोग उसके लॉयल हैं। हमारे यहाँ पर जो गॉड है उसको हम लोग लॉर्ड गॉड कहते हैं। हमारे जितने भी गोल्डन गार्ड्स की आर्मी के लोग हैं वो सभी लोग लॉर्ड गॉड को ही मानते हैं और उसी के वफादार हैं, क्योंकि हम सभी लोग 5th एलिमेंटल डायनेस्टी के लॉयल हैं। इसी वजह से हमारे लॉर्ड गॉड ने कभी भी सपने को नहीं छोड़ा, वो लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं। हमारा
लॉर्ड गॉड यहाँ पर जो कोशिश कर रहा है कि हम लोग दोबारा से अपनी 5th एलिमेंटल डायनेस्टी को राइज करवाएं और बाकी की सभी डायनेस्टीज को एक बना दें। फिर साथ ही जानजीव से कहता है तुम्हें इस बात को याद रखना होगा, अगर तुम एक गोल्डन गार्ड बनना चाहते हो तो तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी प्राइड के अलावा तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हारा लॉर्ड गॉड के नाम पर होगा। तुम सिर्फ सारी जिंदगी उसी के गुलाम बनकर रहोगे। मिंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, मैंने तो सोचा था कि गोल्डन गार्ड आर्मी होगी, लेकिन ये लोग तो एक रिलीजन को चला रहे हैं। ये लोग एक गार्ड को मानते हैं, जिस तरह हाउटियन सेक्टर वाले लोग हैं वो भी एक गार्ड को मानते हैं। मिंग कहता है मैं यहाँ पर किसी का भी वफादार नहीं बनना चाहता और ना ही मुझे किसी का गुलाम बनना है। मैं किसी का पालतू कुत्ता नहीं हूँ, इसी वजह से मैं गोल्डन गार्ड बनकर इनके गॉड लॉर्ड का सर्वेंट तो नहीं बनने वाला। तो जान जी अपनी पावर्स को यूज करते हुए मिंग को वापस भेजने लगा है। वो उसे कहता है मैं तुम्हें 6 महीने का टाइम देता हूँ, तुम्हारे पास 6 महीने है। 6 महीने में अपने सारे मसले मसाइल को निपटा लो और 6 महीने के बाद तुम्हें यहाँ पर वापस आना पड़ेगा और यहाँ पर आकर हम गोल्डन गार्ड की ट्रेनिंग देंगे। यहाँ पर आते ही हम लोग तुम्हें डायरेक्टली अपने ट्रेनिंग पैलेस में भेज देंगे और साथ ही वो मिंग को वहाँ से बाहर भेज देता है। तो मिंग वहाँ से बाहर आने के बाद बड़े सीरियस से एक्सप्रेशंस के साथ वहाँ पर बैठा होता है। फेंगजी उसे कहती है हस्बैंड तुम्हें क्या हुआ, लगता है कि वहाँ पर तुम्हारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। मिंग उसे कहता हाँ मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, जैसा मैंने सोचा था। गोल्डन गार्ड्स वैसे बिल्कुल भी नहीं निकले। गोल्डन गार्ड्स तो एक गार्ड की पूजा करते हैं, वो सभी लोग एक गार्ड के सर्वेंट है और उसी की बात को मानते हैं। मुझे तो लगा था कि ये एक आर्मी है जो कि 5th एलिमेंटल डायनेस्टी की डिस्ट्रक्शन के बाद बची हुई है और जहाँ पर इन 5 डायनेस्टीज के दरमियान में बैलेंस बनाती है, लेकिन उनके मकसद तो कुछ ज्यादा ही बड़े हैं। प्रिंसेस उसे कहती है हाँ ये बात हमें पहले से पता है कि इनके मकसद काफी ज्यादा बड़े हैं। यहाँ तक कि 5 छोटी डायनेस्टीज गोल्डन गार्ड को नहीं मानते और वो सभी लोग इनके खिलाफ है, लेकिन वो इनका कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि गोल्डन गार्ड 5 बड़ी डायनेस्टीज की पावर के बराबर पावर रखते हैं। यहाँ तक कि मेरा भाई भी गोल्डन गार्ड्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इसी वजह से हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जल्दी से जल्दी गोल्डन गार्ड से निपट लें, क्योंकि ये सारे गोल्डन गार्ड्स अब ये सिर्फ गोल्डन गार्ड्स आके नहीं रहे, बल्कि बहुत सारे ऐसे स्पाइस हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमारी डायनेस्टीज के अंदर आ चुके हैं और वो सभी लोग लॉर्ड गार्ड को मानते हैं, यानी कि गोल्डन गार्ड्स के लॉर्ड को। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे प्रिंस हो सकते हैं या फिर कोई प्राइम मिनिस्टर हो सकता है या फिर कोई मिनिस्टर हो सकता है। ये सभी लोग अंदर से हमारी डायनेस्टीज को खोखला कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल हाउटियन सेक्टर वालों की तरह है, एक ऐसा गार्ड जो कि यहाँ पर बिना दिखाई दिए प्रिंसिपल रहकर यहाँ पर सब कुछ चला रहा है। इसी वजह से मेरा एम्परर भाई बहुत ज्यादा परेशान रहता है। वो तो रात को सोता भी नहीं है और हमेशा इसी बारे में सोचता रहता है कि इसका कैसे सोल्यूशन निकाला जाए। मिंग उसे कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि तुम्हारे भाई ने सोल्यूशन निकाला है और वो सोल्यूशन मैं हूँ। तुम लोग चाहते हो कि मैं ज्वाइन करूँ गोल्डन गार्ड आर्मी को और तुम्हारा स्पाई बन जाऊँ। मिंग उसे कहता है क्या तुम्हें इस बात का जरा भी डर नहीं है, क्योंकि अगर मैं गोल्डन गार्ड आर्मी को ज्वाइन करूंगा तो फिर तो मैं तुम्हारे भाई का दुश्मन बन जाऊंगा। फेंगजी उसे कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो मेरे हस्बैंड हो, मेरे हस्बैंड होने के नाते तुम मेरे भाई के दुश्मन कैसे हो सकते हो। प्रिंसेस उसे कहती है इस बारे में बात को छोड़ो, हम लोग यहाँ पर टोंगली बैंक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पर बातें करने के बाद प्रिंसेस वहाँ से चली जाती है। मिंग अपने बेड पर बैठा होता है। मिंग वहाँ पर बड़े ही आराम से बैठा होता है कि उसी वक्त उसे आवाज आती है गॉड डिसाइपल की, जो कि हाउटियन सेक्टर का गॉड डिसाइपल है। वो मिंग से कहता है ये मिंग मुझे ये बताओ कि तुमने टोंगली बैंक को बनाया क्यों था। साथ ही मिंग अपने स्पिरिचुअल सी के अंदर चला जाता है, जहाँ पर गॉड डिसाइपल उसे कहता है मिंग तुमने जब अपना पहला बैंक बनाया था तो उस बैंक को हाउटियन सेक्टर वालों ने तुमसे ले लिया था और तुमने उस बैंक को हाउटियन सेक्टर को दे भी दिया था। तो उसके बाद तुमने इस नए बैंक जिसका नाम टोंगली बैंक है उसको क्यों बनाया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर हम सभी को बुली कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि हाउटियन सेक्टर वाले बैंक को नहीं चला सकते? मिंग उसे कहता है अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ कि तुम्हारे हाउटियन सेक्टर वालों को बैंक चलाना नहीं आता। हालांकि 3 साल हो चुके हैं तुमने मेरे बैंक को मुझसे ले लिया था, लेकिन तुम्हारा बैंक जरा भी प्रॉफिट नहीं कमा रहा क्योंकि तुम लोगों को बैंक चलाने का जरा भी एक्सपीरियंस नहीं है। इसमें तो मेरी कोई भी गलती नहीं है क्योंकि मैंने तो तुम लोगों को बैंक दे दिया था और तुम लोग यहाँ पर मुझसे टोंगली बैंक के बारे में नहीं पूछ सकते क्योंकि अब मैं हाउटियन सेक्टर का डिसाइपल नहीं रहा। गॉड डिसाइपल गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम हमारे हाउटियन सेक्टर के डिसाइपल हो या नहीं, लेकिन तुम्हें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हमारा हाउटियन सेक्टर तुम्हें आज भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तुम हमारी पावर से अच्छी तरह से वाकिफ हो। मिंग उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाता है और उसे कहता है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। गॉड डिसाइपल उसे कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, 3 दिन के अंदर अंदर हमारे टोंगली बैंक में जितने भी रिसोर्सेज हैं, यहाँ तक कि पूरे के पूरे बैंक को ही हमारे हाउटियन सेक्टर के नाम कर दो। अगर तुम अपनी इस टाइम लिमिट में ये सब कुछ नहीं कर पाते तो तुम्हारे लिए सिर्फ तबाही है, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। डिस्ट्रक्शन तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो मिंग भी गॉड डिसाइपल की ये वाली धमकी सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होकर वहीं पर खामोश हो जाता है और यहीं पर हमारी एपिसोड 324 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 325 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड में कुछ पुराने कैरेक्टर्स वापस आने वाले हैं। आई होप कि आप लोगों को पिछली कुछ एपिसोड याद होंगी। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग को उसके डिवाइन सी के अंदर हाउटियान सेक्टर का गॉड डिसाइपल बुलाता है और उसे कहता है तुम्हारा टोंगली बैंक 3 दिन के अंदर अंदर वो सारे के सारे बैंक के रेवेन्यू और उसका जितने भी पेपर्स हैं वो सारे तुम्हें हमारे हवाले करने पड़ेंगे हाउटियान सेक्टर के। अगर तुम ऐसा नहीं करते फिर डिस्ट्रक्शन तुम्हारा इंतजार कर रही है, हम लोग तुम्हें बर्बाद कर देंगे और तुम्हें भी मार डालेंगे। साथ ही गॉड डिसाइपल उसे धमकी देने के बाद वहाँ से गायब हो जाता है। जबकि मिंग वहाँ से निकलता है तो उसके रंग उड़े होते हैं और वो काफी ज्यादा परेशान होता है कि अब क्या करे। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर मुझे लगता है कि गॉड डिसाइपल यहाँ पर बस इंतजार कर रहा था कि आप टोंगली बैंक को इस हद तक इम्प्रूव करें। जब आपका प्रॉफिट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो आपसे ये बैंक भी छीन लेगा। हमें तो लगा था कि हाउटियान सेक्टर वाले इतने बुरे नहीं हो सकते, लेकिन ये तो काफी बुरे निकले। इनविंसिबल स्वर्ड मिंग से कहती है मास्टर इसने बिल्कुल ठीक कहा, ये तो बहुत ज्यादा बुरे लोग हैं। अगर जल्दी से हम लोगों ने इनसे नहीं निपटा तो ये हमारे लिए फ्यूचर में बहुत ही बड़ी ट्रबल बन सकते हैं। केन उनसे कहता है अच्छा ठीक है बस करो, मैं इस बारे में कुछ सोचता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे इस मसले को जड़ से निपटाना होगा। मिंग सीधा फेंगजी के पास चला जाता है क्योंकि वो उसकी वाइफ है, तो वो अपनी वाइफ के साथ तो इस बात को शेयर करेगा। वो उसे सारी की सारी बात बता देता है अपने हाउटियान सेक्टर का डिसाइपल होने की बात भी। और फिर उसे कहता है अब क्योंकि तुम भी एक मार्शल आर्ट्स की गार्ड हो, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं गॉड डिसाइपल के साथ कैसे निपटूं जो कि हाउटियान सेक्टर का एक गॉड डिसाइपल है। फेंगजी उसे कहती है तो यहाँ पर किसी मार्शल आर्ट्स के गार्ड को सजा देनी है तो मेरे लिए ये बहुत ज्यादा आसान है, मैं उसके साथ फाइट करूंगी और उसको मार डालूंगी। लेकिन यहाँ पर मुश्किल बात तो ये है कि हम लोग उस वूजी को कैसे ढूंढेंगे, उस गॉड डिसाइपल को जिसका नाम वूजी है। इतना मुझे पता है, अभी तक तुमने उसे सिर्फ अपने स्पिरिट माइंड के अंदर ही देखा है और स्पिरिट माइंड के अंदर उसकी जो ओरिजिनल बॉडी नहीं होती बल्कि वो स्पिरिट फॉर्म में होता है। सकता है कि वो एक डिवाइन गार्ड हो और उसकी रियल बॉडी किसी और जगह पर हो। तक हमें उसकी रियल बॉडी नहीं मिलती तब तक हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो सिर्फ एक थॉट है जो कि तुम्हारे दिमाग में आता है। मिंग प्रिंसेस से कहता है ये कोई मुश्किल बात नहीं है, मुझे उसके बारे में पता है कि उसकी डिवाइन थॉट्स कहाँ पर हैं। आज से कुछ अर्सा पहले अंडरग्राउंड में मुझे ब्लैक ड्रैगन सेक्टर वालों का एक अड्डा मिला था जहाँ पर उन लोगों ने पूरे गाँव के बहुत सारे बच्चों को मारने के बाद वहाँ पर ब्लड डाला हुआ था एक पॉन्ड के अंदर, और वो लोग वहाँ पर एक डीमन बेबी को कल्टीवेट कर रहे थे कि वो लोग वहाँ पर अपने ब्लैक ड्रैगन गार्ड को जिंदा करना चाहते थे उस बेबी की बॉडी के अंदर। तो इसी गॉड डिसाइपल वूजी ने मुझे कहा था कि मैं उसकी डिवाइन थॉट्स को उस बेबी के माइंड के अंदर डाल दूं ताकि जब वो बेबी बड़ा होगा उस बेबी की बॉडी के अंदर गॉड डिसाइपल खुद जन्म लेगा। फेंगजी उसे कहती है अगर वाकई में ऐसी बात है तो ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो गया। अगर वाकई में उसकी डिवाइन सेंस उस छोटे बेबी के अंदर है कि उस वक्त ब्लैक ड्रैगन सेक्टर वालों के पास है, अगर हम लोग उस फीटस की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दे या फिर उसके माइंड के अंदर से उस डिवाइन थॉट को निकाल कर डिस्ट्रॉय कर दे, हम लोग तुम्हारे इस वूजी का नाता इस दुनिया से खत्म कर सकते हैं। तुम्हारा ये हाउटियान सेक्टर का गार्ड ये यहाँ से गायब हो जाएगा, दोबारा कभी भी हमारे टियानजान लैंड में नहीं आ पाएगा। लेकिन साथ ही प्रिंसेस उसे कहती है अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे लगता है कि ब्लैक ड्रैगन सेक्टर वाले वो लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। तो उन सभी को तो इस बारे में नहीं पता, उन्हें तो लगता है कि तुम उनके बेबी को डिस्ट्रॉय कर रहे हो जिसके अंदर वो अपने ब्लैक ड्रैगन गार्ड को दोबारा जन्म देना चाहते हैं। मिंग फेंगजी से कहता है मैं वहाँ पर न सिर्फ उसकी डिवाइन थॉट्स को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ बल्कि मैं उस बेबी का फायदा उठाने वाला हूँ। मेरे पास उस बेबी के लिए उसकी डिवाइन थॉट्स को निकालने के बाद उस बेबी की रिप्लेसमेंट भी है। किन जल्दी से अपने छोटे कियांग से कहता है लिटिल कियांग चलो जल्दी से बाहर आओ, और साथ ही वो अपने पास एक स्क्रॉल निकालता है। वो लिटिल कियांग से कहता है लिटिल कियांग जल्दी से मेरी डायमेंशनल स्पेस के अंदर चले जाओ मेरे स्पिरिट राम में, वहाँ पर जाकर टाइम को स्लो कर देना और तुम्हें जो स्क्रॉल दे रहा हूँ इसको जाकर मास्टर करो। इसके अंदर एक टेक्निक लिखी हुई है, इस टेक्निक को यूज करते हुए तुम अपने डुप्लीकेट को बनाकर उसके डिवाइन थॉट्स को उस बेबी के अंदर डाल सकते हो। उसके बाद तुम यहाँ पर एक इंसान की बॉडी में घूम फिर सकोगे। लिटिल कियांग मिंग के पास से वो स्क्रॉल ले लेता और कहता है ठीक है मास्टर मैं ऐसा कर देता हूँ, लेकिन आपको पता है कि इससे क्या होगा। मिंग उसे कहता है हाँ मुझे पता है कि अगर ऐसा करेंगे तो ब्लैक ड्रैगन सेक्टर वाले और साथ ही हाउटियान सेक्टर वाले वो दोनों ही मुझसे गुस्सा हो जाएंगे। मिंग प्रिंसेस से कहता है इसी वजह से मुझे वहाँ पर मदद की जरूरत पड़ेगी, मुझे लगता है कि वो लोग वहाँ पर हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो हाउटियान सेक्टर के लोग अटैक करेंगे, यहाँ पे ब्लैक ड्रैगन सेक्टर के लोग अटैक करेंगे। प्रिंसेस उसे कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें हेल्प चाहिए मेरे होते हुए वहाँ पर तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं वहाँ पर तुम्हारे साथ अकेले नहीं जाऊंगी बल्कि अपने साथ कुछ मार्शल आर्ट्स के गार्ड्स को लेकर जाऊंगी जो कि मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तो नेक्स्ट सीन उस जगह का दिखाया जाता है जहाँ पर अंडरग्राउंड में वो बेबी है। मिंग और प्रिंसेस वहाँ पर पहुंच जाती हैं। तो प्रिंसेस ने वहाँ पर अपने कुछ मार्शल आर्ट्स के गार्ड्स जो कि उसके दोस्त हैं उनको बुलाया होता है। प्रिंसेस मिंग से कहती है ये पांचों मेरे मार्शल आर्ट्स के गार्ड्स दोस्त हैं, ये लोग हमारी शादी में भी वहाँ पर प्रेजेंट थे, मैं इन सभी को यहाँ पर मदद के लिए बुला कर लाई हूँ और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मिंग आगे बढ़ता है और उनसे कहता है सीनियर्स
आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पर हमारी हेल्प करने के लिए आए हैं। लिटिल कियांग बाहर निकलता है और मिंग से कहता है, मास्टर मैंने वहाँ पर आपके स्पिरिचुअल सी को यूज करते हुए टाइम को 500 साल तक बढ़ा दिया था और 500 साल तक वहाँ पर रहने के बाद मैंने इस टेक्निक को मास्टर कर लिया है। अब मैं अपने डुप्लीकेट की डिवाइन थॉट्स को उस इवल बेबी की बॉडी के अंदर डाल सकता हूँ। मिंग उनसे कहता है, चलो ठीक है, अब सब कुछ रेडी है, चलो ठीक है, अब हम सभी लोग नीचे चलते हैं क्योंकि अंडरग्राउंड में वो इवल बेबी है। ये वाला सीन आपने पहले देखा हुआ है एक एपिसोड में। तो वो सभी लोग वहाँ पर नीचे उतर आते हैं। वहाँ पर ब्लड का पॉन्ड होता है और उस ब्लड के पॉन्ड के अंदर वो इवल बेबी होता है। तो मिंग सीधा उस इवल बेबी के सर के पास चला जाता है और उसके माथे पे ऊपर हाथ रखते हुए जल्दी से अपनी गार्ड्स की पावर को रिलीज करता है। यहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद ही वो अपने हाथ को उसके सर के अंदर डाल पाएगा। मिंग उसके सर के अंदर अपना हाथ डालकर डिसाइपल वूजी की डिवाइन थॉट्स को बाहर निकालने वाला है। मिंग जैसे ही उस इवल बेबी के सर में अपना हाथ डालता है, वहीं पर ब्लैक ड्रैगन गार्ड सेक्टर के गार्ड की एंट्री होती है। तो वहीं से उनसे कहता है, किसकी हिम्मत हुई जहाँ पर हमारे ब्लैक ड्रैगन सेक्टर के फीटस को हाथ लगाने की। इसके अंदर मेरी डिवाइन थॉट्स हैं, ये मेरी रियल बॉडी बनने वाली है जिसके अंदर मैं जन्म लेने वाला हूँ। सभी लोग मरना चाहते हो इसीलिए यहाँ पर आए हो। उसे तो मिंग का नाम भी पता होता है। वो कहता है, ये मिंग लगता है कि तुम मरना चाहते हो। ब्लैक ड्रैगन गार्ड यहाँ पर खुद तो अपीयर नहीं हो सकता क्योंकि टियानजान लैंड की जो व्हील ऑफ गॉड है वो इसे यहाँ पर अपीयर नहीं होने देगी। वो मिंग से कहती है, लड़के तो यहाँ पर मेरी डिवाइन बॉडी को तुम्हारे टियानजान लैंड की गार्ड ऑफ व्हील डिस्ट्रॉय भी कर देती है, फिर भी मैं यहाँ पर तुम्हें अपने साथ लेकर मरूंगा। फैंक्सी अपने साथ लाए हुए मार्शल आर्ट्स के गार्ड से कहती है, चलो जल्दी से इसको यहीं पर रोको। और वो सभी लोग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। मिंग अभी भी उस इवल बेबी के सर में अपना हाथ डालकर खड़ा होता है। मिंग साथ ही जाओ कियांग से कहता है, जाओ कियांग ऐसी मैं इसके सर के अंदर से डिवाइन थॉट्स को बाहर निकालूंगा, तुम्हें उसी वक्त अपने डुप्लीकेट की डिवाइन थॉट्स को इसके अंदर डालना होगा। लिटिल कियांग उसे कहता है, ठीक है मास्टर, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। उसे कहता है, अब मैं बहुत ही जल्दी इसको निकालने वाला हूँ, तुम अपने डुप्लीकेट को बना लो। कियांग वहीं पर खड़े खड़े अपना डुप्लीकेट क्लोन रिलीज करता है। कियांग कहता है, ठीक है मास्टर, मैंने अपना डबल गैंगर बना लिया है। मिंग अपने हाथ को बाहर की तरफ खींचता है, गॉड डिसाइपल की डिवाइन थॉट्स को उस छोटे बेबी के सर के अंदर से बाहर निकाल लेता है। मिंग जैसे ही उसके सर के अंदर से डिवाइन थॉट्स को बाहर निकालता है, गॉड डिसाइपल वहीं पर अपीयर होता है और मिंग से कहता है, मिंग लगता है कि तुम मरना चाहती हो, तुम्हारा हौसला तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। और यहीं पर हमारी एपिसोड 325 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 326 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग उस डेविल बेबी की केव में चला जाता है जो कि ब्लैक ड्रैगन सेक्टर वालों का है और उसी बेबी के माइंड में उसने हाउटियान के गार्ड डिसाइपल की डिवाइन सेंस को डाला था ताकि जब वो बेबी अपनी आंखें खोले उस वक्त उसकी बॉडी के अंदर गार्ड डिसाइपल जन्म लेगा। उसके पास एक रियल बॉडी होगी क्योंकि इससे पहले उसके पास रियल बॉडी नहीं है, वो सिर्फ एक डिवाइन बॉडी में था। मिंग जैसे ही उसकी बॉडी के अंदर से उसकी डिवाइन सेंस को बाहर निकालता है उसी वक्त वहाँ पर गार्ड डिसाइपल खुद भी अपीयर होता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो मिंग से कहता है, ये मिंग तुम मरना चाहती हो, ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने ये काम करके ये बात साबित कर दिया कि तुम मेरे खिलाफ जा रहे हो और तुम्हें जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। जबकि मिंग ने उसकी डिवाइन सेंस को अपने हाथ में पकड़ा होता है। मिंग उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जहाँ पर मुझे धमकी देने की, तुम तो सिर्फ एक अवतार हो, सिर्फ अपनी स्पिरिट फॉर्म में है। अगर तुम एक वाकई में मार्शल आर्ट्स के गार्ड होते या फिर एक डिवाइन गार्ड होते जिसके पास फिजिकल बॉडी होती तो शायद तुम मुझे यहाँ पर मार पाते। अब जबकि तुम्हारी डिवाइन सेंस मेरे हाथ में है तो मैं तुम्हें बड़ी आसानी से मार सकता हूँ। आज यहाँ पर मैं नहीं बल्कि तुम मरने वाले हो। साथ ही मिंग उसकी डिवाइन सेंस को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। डिसाइपल की बॉडी वहीं पर फटना शुरू हो जाती है। वो चिल्लाकर उससे कहता है, जी मिंग मेरी बात को याद रखना, अगर दोबारा कभी मेरा जन्म हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें ढूंढ कर मारूंगा। और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और साथ ही गॉड डिसाइपल की बॉडी वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाती है। जबकि मिंग उसकी बॉडी के डिस्ट्रॉय होने से पहले उसकी मेमोरीज को रिफाइन कर लेता है और उन्हें अपने पास रख लेता है। फिर उसके डिस्ट्रॉय होने के बाद मिंग अपने लिटिल कियांग से कहता है, लिटिल कियांग तुम्हारा डॉपलगैंगर उस छोटे इवल बेबी की बॉडी के अंदर है, मुझे प्रोग्रेस बताओ, क्या उसने उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लिया या नहीं। लिटिल कियांग उसे कहता है, हाँ मास्टर, उसने उसकी बॉडी के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। जब ये बेबी जागेगा तो इसकी बॉडी मेरे कंट्रोल में होगी। साथ ही लिटिल कियांग कहता है, मास्टर और ये इवल बेबी जागने वाला है, बहुत ही जल्दी ये जाग जाएगा। थोड़ी देर वो लोग वहीं पर रुकते हैं और वो इवल बेबी वहीं पर अपनी आंखें खोलता है। जैसी वो आंखें खोलता है तो उसकी आंखों से एक जबरदस्त रोशनी निकलती
चलती है। उसी के साथ ही वो इवल भी जल्दी से बड़ा होकर मिंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, मास्टर मैं हाजिर हूँ। क्योंकि इसकी बॉडी के ऊपर अब लिटिल कियांग का कब्जा है और लिटिल कियांग मिंग का गुलाम है। और लिटिल कियांग तो एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का बन गया है। मिंग लिटिल कियांग से कहता है, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे इस डॉपलगैंगर की स्ट्रेंथ कितनी है, ताकि ये एक ह्यूमन फॉर्म में है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। लिटिल कियांग कहता है, मास्टर अब क्योंकि ये बेबी बनाया है इसीलिए गया था कि इसकी बॉडी के अंदर किसी डिवाइन गार्ड को पैदा किया जा सके, वजह से इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और मेरे डॉपलगैंगर की इस वक्त स्ट्रेंथ एक मार्शल आर्ट्स के गार्ड के बराबर है, यानी कि ये मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मिंग अपने पास से क्रिस्टल निकालता है और कहता है, इस क्रिस्टल के अंदर मैंने गॉड डिसाइपल की मेमोरीज को स्टोर किया हुआ है, उसको सारी मेमोरीज को मैंने रिफाइन किया है, तुम इन सारी मेमोरीज को रख सकते हो। और वो सारी मेमोरीज को लिटिल कियांग के डॉपलगैंगर के माइंड में भेज देता है ताकि वो सारी की सारी मेमोरीज उसके पास आ जाएं। लिटिल कियांग उसे कहता है, थैंक यू मास्टर। मिंग उनसे कहता है, वैसे यहाँ पर कुछ ज्यादा ही हलचल हो रही है और हमने यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन सेक्टर के गार्ड के ऊपर भी अटैक किया है, इसी वजह से ब्लैक ड्रैगन सेक्टर के लोग यहाँ पर आने से डर रहे हैं, लेकिन फेंगजी और बाकी के सारे मार्शल आर्ट्स के गार्ड्स हैं, इसीलिए कोई भी हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा। चलो यहाँ से चलते हैं और चलकर हाउटियान सेक्टर वालों से निमटते हैं। तो मिंग यहाँ पर एक नया प्लान बना रहा है। तो नया प्लान बनाने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट सीन जो दिखाया जाता है वो हमें हैप्पी फॉरेस्ट का दिखाया जाता है, यानी कि हमें हाउटियान सेक्टर के बेस के बारे में बताया जाने वाला है। तो क्योंकि लिटिल कियांग के डॉपलगैंगर के पास गॉड डिसाइपल की सारी मेमोरीज हैं, तो उसे पता है कि हाउटियान सेक्टर का बेस कहाँ पर है। जहाँ पर हमें बताया जाता है एक डायनेस्टी जिसका नाम हाउटू डायनेस्टी है, जो कि सेंटर में है टियानजान कॉन्टिनेंट के। बाकी की सारी डायनेस्टीज में से ये वाली डायनेस्टी बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस है, यहाँ पर बहुत ज्यादा अमीर लोग रहते हैं। जहाँ पर इस डायनेस्टी में एक सिटी जिसका नाम टेंसेंट एनिमेशन है, वो वाला सिटी बाकी के सारे सिटीज से बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस है। ऐसे कि टियानजान कॉन्टिनेंट के बाकी के जितने सिटीज हैं उन सभी में से इस सिटी की वैल्यू सबसे ज्यादा है। यहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी की हैं और हर बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे मार्शल आर्ट्स के गार्ड कॉइन्स हो सकते हैं। यहाँ तक कि एक एक बिल्डिंग को बनाने के लिए भी बहुत सारे मार्शल आर्ट्स के गार्ड कॉइन्स लगे हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं, यहाँ पर जितने भी फोर्सेस को यहाँ पर तैनात किया जाता है, उन सभी के लिए फाइनेंशियली कोई भी कमी नहीं होती। यहाँ पर पैसे की कोई कमी नहीं है, सभी लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं। और इसी जगह में इसी कैपिटल के अंदर एक फॉरेस्ट है जिसका नाम हैप्पी फॉरेस्ट है। हालांकि इसको हैप्पी फॉरेस्ट कहा जाता है, लेकिन ये कोई जंगल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर सभी लोग अपनी फैमिलीज के साथ आकर मजा कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कासिनोज हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं और बहुत सारी ऐसे वैशाखाने हैं। यहाँ पर लोग आकर एंजॉय कर सकते हैं, लोग अपनी फैमिलीज के साथ आ सकते हैं या फिर अकेले आ सकते हैं। यहाँ पर पैसा कमाने के लिए बहुत सारी जगह है। ये तो हो गई हैप्पी फॉरेस्ट के ऊपर की डिटेल्स, लेकिन हैप्पी फॉरेस्ट के नीचे यानी कि हैप्पी फॉरेस्ट की गहराई में जहाँ पर बहुत ज्यादा डार्कनेस है, वहाँ पर डार्कनेस में हाउटियान सेक्टर वालों ने अपना बेस बनाया हुआ है, क्योंकि बाकी दुनिया से छुपा हुआ है। यहाँ पर एक छोटी दुनिया है जिसमें अंदर हाउटियान सेक्टर का अपना बेस है। तो यहीं पर हाउटियान सेक्टर का मॉन्यूमेंट ऑफ मेरिट भी है, इससे वो लोग अपने हाउटियान सेक्टर के बहुत सारे लोगों को कंट्रोल करते हैं और यहाँ पर हाउटियान सेक्टर के बहुत सारे लोग जमा होते हैं। जबकि मिंग अपने लिटिल कियांग के डॉपलगैंगर को वहाँ पर लेकर आया होता है, क्योंकि उसके पास गॉड डिसाइपल्स की मेमोरीज है, इसी वजह से वो यहाँ पर आकर इन सभी का लीडर बन सकता है। तो वहाँ पर वो जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी लोग गॉड डिसाइपल के सामने झुकते हुए कहते हैं, गॉड डिसाइपल वूजी को हम लोग कंग्रेचुलेट करते हैं कि हमारे डिवाइन गॉड अपने स्पिरिट फॉर्म से बाहर आकर अब एक न्यू बॉडी में है और हमारे टियानजान लैंड में अब यहाँ पर चल फिर सकते हैं। मिंग भी सोच रहा होता है। मिंग कहता है, हाउटियान सेक्टर वालों के लिए ये बात तो बहुत ज्यादा अच्छी है, इसी वजह से वो सभी लोग इसको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं कि उनका गॉड डिसाइपल वूजी यहाँ पर हाउटियान सेक्टर के लिए टियानजान लैंड में चल फिर सकता है, क्योंकि इससे पहले तो सिर्फ वो एक डिवाइन सेंस था। मिंग कहता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इनमें से 10 ऐसे होंगे जो कि मार्शल आर्ट्स के गार्ड होंगे, जबकि बाकी के सभी लोग भी काफी ज्यादा हाई पोजीशन के लोग हैं। जबकि इनमें से सबसे ज्यादा हाई पोजीशन का बंदा आईवी एनवी है और इस बंदे को तो मैं पहले से जानता हूँ, जिसका नाम ये टियान नैन है। यही वो बंदा है जो हाउटियान सेक्टर के नाम पर मुझसे मेरा बैंक लेने के लिए आया था। लिटिल कियांग उन सभी से कहता है, तुम सभी लोग बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुम सभी ने यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत की है। आज के बाद अब जबकि मेरे पास फ्लैश एंड बॉडी है तो मैं तुम सभी का नया लीडर बनकर तुम सभी को लीड कर सकता हूँ। अगर तुम में से किसी को भी इस बारे में कोई ऑब्जेक्शन है तो तुम सभी लोग मुझे अभी ये बात कह सकते हो। साथ ही वो हाउटियान गार्ड का नारा भी लगाता है कि हाउटियान गार्ड हमेशा जिंदा रहे। वो सभी लोग कहते हैं ये बात तो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी है कि गॉड डिसाइपल यहाँ पर एक रियल बॉडी में हमें लीड करेंगे, हम सभी को इस बात से कोई भी एतराज नहीं है। ये टियान नैन यहाँ पर एक सवाल उठाता है, वो उसे कहता है, गॉड डिसाइपल वूजी आपके साथ जो लड़का है मैं इसको पहचानता हूँ, इस लड़के का नाम जिमिंग है और कुछ अर्सा पहले ये हमारे हाउटियान सेक्टर का एक डिसाइपल हुआ करता था, लेकिन इसकी मेंबरशिप को तो कैंसिल कर दिया गया था। फिर आप इस लड़के को यहाँ पर वापस क्यों लेकर आए हैं? लिटिल कियांग से कहता है, तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि हमने इस लड़के के बैंक को इस लड़के से ले लिया था, लेकिन पिछले कुछ सालों से जब से हमने इस लड़के से इसके बैंक को लिया है तब से वो बैंक कुछ भी इम्प्रूव नहीं कर पा रहा। हम लोग उस बैंक से कुछ भी पैसा
पैसा नहीं कमा पा रहे। इसी वजह से मैं इस लड़के को पकड़कर यहाँ पर लेकर आया हूँ। अपने सोल मार्क को इसकी माइंड के अंदर डाल दिया है। अब ये यहाँ से भाग नहीं सकता। मैंने इसको अपना पपेट बना लिया है। मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पर बैंक को चलाने में हमारी मदद करे। इसी वजह से ये यहाँ पर है और ये मेरा वफादार है। तुम्हें इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो सभी लोग भी इस बात को सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं और सोच रहे होते हैं ये बात तो वाकई में सच है कि इस लड़के के पास पैसा कमाने का बहुत ही अच्छा टैलेंट है। ये लड़का इस बैंक को बहुत ही अच्छे से संभाल पाएगा। हमारे गार्ड ने बिल्कुल अच्छा किया है। गार्ड डिसाइपल ने इसको अपना गुलाम बना लिया है ताकि ये यहाँ पर इस बैंक को चलाने में हमारी मदद कर सके। ये टियाननैन अपने गार्ड से कहता है, गार्ड वूजी, मुझे आपसे एक और सवाल पूछना है। क्या आप यहाँ पर हमें बता सकते हैं हाउटियान गार्ड ने वाकई में आपको इस बात की परमिशन दी है कि आप यहाँ पर एक इंसानी बॉडी में आ सकते हैं? मिंग उसकी बात सुनते ही बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ। हमने गार्ड डिसाइपल की बॉडी को तो डिस्ट्रॉय कर दिया और लिटिल कियांग को इस डिवाइन बॉडी के अंदर डाल दिया है, लेकिन हमने अभी तक हाउटियान सेक्टर के गार्ड से इस बात की परमिशन नहीं ली। अगर हाउटियान गार्ड इसको परमिशन नहीं देगा तो ये सभी लोग इसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि ये इनका लीडर बने। लिटिल कियांग भी मिंग से कह रहा होता है, मास्टर अब जल्दी से बताओ कि मुझे क्या करना है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है इन सभी को दिखाने के लिए। उसी वक्त उसकी बॉडी के अंदर से एक जबरदस्त लाइट निकलती है। इस बात से लिटिल कियांग काफी ज्यादा हैरान होता है और वो मिंग से कहता है, मास्टर कुछ बुरा हुआ है। लगता है कि हाउटियान सेक्टर के गार्ड ने मुझे बैन कर दिया है। मेरी बॉडी के अंदर एक बड़ा सा टावर आ गया है, मेरे डिवाइन सी के अंदर है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाउटियान गार्ड मुझे यहाँ पर मारना चाहता है? उसे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाउटियान गार्ड ने तुम्हें एक्नॉलेज कर लिया है और तुम्हें परमिशन दे दी है कि तुम इनके लीडर बन सकते हो। उसने तुम्हारी बॉडी के अंदर मैन्यूमेंट को डाल दिया है। ऐसे तुम भी हाउटियान सेक्टर के ही एक मेंबर हो। और साथ ही मिंग इस बारे में सोच रहा होता है। मिंग कहता है, लगता है कि हाउटियान गार्ड को इस बारे में पता चल चुका है कि हमने गार्ड डिसाइपल वूजी को मार दिया है, लेकिन फिर उसने यहाँ पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? उसने यहाँ पर को क्यों एक्नॉलेज कर लिया? इसकी बॉडी के अंदर मॉन्यूमेंट क्यों डाल दिया? उसे तो इसको मार देना चाहिए था। यहाँ पर मुझसे भी बदला लेना चाहिए था। हो सकता है कि हाउटियान गार्ड को मेरी वैल्यू के बारे में अच्छी तरह से पता हो, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं इनका मेंबर था तब मैंने 2 ब्लड लाइन को उससे खरीदा था। इसके अलावा मैंने बैंक को भी चला कर दिया था, जिससे इन्होंने काफी सारा पैसा बनाया था। लगता है कि हाउटियान गार्ड यहाँ पर मेरा फायदा उठाना चाहता है या फिर उसका कोई और प्लान है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 326 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? डिवाइन सीकर के एपिसोड 327 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग और जाओ कियांग दोनों ही वहां पर हाउटियान सेक्टर के बेस पर जाते हैं, जहां पर वो सभी लोग उनके सामने झुकी होती हैं, जबकि एल्डर जी टियाननैन उनसे कहते हैं, आपके पास इस बात का कोई सबूत है कि हमारे हाउटियान गार्ड ने को वाकई में यहाँ पर इंसानी बॉडी में रहने की इजाजत दे दी है? तो उसी वक्त जाओ कियांग की बॉडी के अंदर मैरिड मॉन्यूमेंट आ जाता है और उसके पास एक स्क्रॉल भी आता है। तो मिंग से कहता है, मास्टर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। लगता है कि हाउटियान गार्ड मुझे मारना चाहता है। उसे कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि उसने तुम्हें पहचान लिया है और यहाँ पर इन सभी के सामने वो तुम्हें अपनी रिकॉग्नाइजेशन दे रहा है। इस एपिसोड की शुरुआत में कियांग अपने पास से उसी स्क्रॉल को निकालता है, अपने मॉन्यूमेंट वाले जो कि हाउटियान गार्ड ने उसको दिया है, वो उनके सामने करते हुए कहता है, हाउटियान गार्ड ने मुझे यहाँ पर रिकमेंडेशंस दे दी हैं। आज के बाद तुम सभी को मैं लीड करूंगा। इस स्क्रॉल के ऊपर लिखा हुआ है कि आज के बाद यहाँ के इस पूरे बेस का और तुम सभी लोगों का डायरेक्टर मैं हूँ, और साथ में मिंग को उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर बनाया है और डिप्टी लीडर ये मिंग आज के बाद कियान जुआंग और टियानजुन टैंग के लीडर होंगे। वहाँ के सारे मामलात को ये मिंग ही संभालेंगे। तो तुम में से किसी को भी इस पर कोई एतराज है तो वो सवाल उठा सकता है। तो ये टियाननैन भी उस स्क्रॉल को वहाँ पर देखने के बाद आगे से कुछ भी नहीं कहता। वो सभी लोग कहते हैं, हम सभी लोग आप लोगों को वेलकम कहते हैं और साथ ही आप सभी को बधाई देते हैं यहाँ पर लीडर और डिप्टी लीडर बनने पर। जबकि मिंग ये सब कुछ सुनने के बाद सोच रहा होता है, यहाँ पर हाउटियान गार्ड ने मुझे डायरेक्टली डिप्टी लीडर बना दिया है। पता नहीं उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है और हाउटियान गार्ड मुझे दोबारा से अपने हाउटियान सेक्टर में क्यों शामिल कर रहे हैं। तो शुक्र है कि उन्होंने मुझे डिप्टी लीडर बनाया है, ना कि मेरी बॉडी के अंदर से दोबारा से उस मैरिड मॉन्यूमेंट को डाला है, क्योंकि उस मैरिड मॉन्यूमेंट के मेरी बॉडी के अंदर होने की वजह से लास्ट टाइम में बहुत ही बुरी मुश्किल में पड़ गया था। तो यहाँ पर बेस का काम खत्म करने के बाद मिंग टियानजुन टैन के पास चला जाता है। तो ये एक छोटा बेस है जहाँ पर सारे स्काई कैप्टर्स आकर रिपोर्ट करते हैं। स्काई कैप्टर्स का जो लीडर होता है उसका नाम गोंगमिंग होता है। वो गोंगमिंग आकर कहता है, डिप्टी लीडर मेरा नाम गोंगमिंग है और हम सभी लोग यहाँ पर स्काई कैप्टर्स हैं और मैं स्काई कैप्टर्स का लीडर हूँ। तो मिंग उनके सामने बैठा बैठा सोच रहा होता है, मुझे तो पहले इस बारे में पता ही नहीं था कि स्काई कैप्टर्स यहाँ पर हाउटियान सेक्टर में सबसे छोटा डिपार्टमेंट है और यहाँ पर इनमें सबसे ज्यादा कम लोग इनके पास हैं और सबसे ज्यादा कम बजट भी इन्हीं का है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? स्काई कैप्टर्स यही लोग तो हैं जो जाके वहाँ पर गलत लोगों को सजा देते हैं। इनकी तादाद ज्यादा होनी चाहिए और साथ इनके रिसोर्सेज भी ज्यादा होने चाहिए थे। मुझे लगता है कि हाउटियान सेक्टर वालों ने इन सभी को इसलिए नकारा हुआ है क्योंकि ये सभी लोग सिर्फ सजा देते हैं और कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाते, कि इनकी वजह से
किसी को क्या फायदा होने वाला है। मिंग कहता है ये गॉन्ग मिंग यहाँ पर स्काई कैप्टर्स का लीडर है, लेकिन जरा इसका स्टेटस तो देखो, इसका स्टेटस तो एक प्राइवी एनिमी से भी बहुत ज्यादा कम है। प्राइवी एनिमी तो दूर की बात है, इसका स्टेटस तो येलो पॉप से भी कम है। तो मिंग उन सभी से कहता है मेरे भाइयों जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ, मेरे सामने झुकने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है कि मैं एक डिप्टी लीडर हूँ और आज के बाद तुम सभी के सारे मामलात को मैं ही हैंडल करूंगा। मिंग उसे कहता है मुझे ये बताओ कि हमारे यहाँ पर कितने ज्यादा स्काई कैप्टर्स हैं और मुझे ये भी बताओ कि तुम्हें हर महीने कितनी सैलरी मिलती है और हर साल तुम लोग कितना ज्यादा प्रॉफिट इकट्ठा करते हो। गॉन्ग मिंग उसे कहता है सर मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। वो उसे कहता है सर हमारे पास टोटल 10,000 लोग हैं और वो 5 डायनेस्टीज में फैले हुए हैं। और रही बात हमारी स्काई कैप्टर्स की सैलरीज की, तो हमें पूरे साल में सिर्फ 1 मिलियन मार्शल गार्ड कॉइंस दिए जाते हैं जो कि हमारे 10,000 लोगों में तकसीम किए जाते हैं। मिंग उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है 10,000 लोगों में सिर्फ 1 मिलियन मार्शल गार्ड कॉइंस तकसीम किए जाते हैं, ये तो बहुत ज्यादा कम है। तो वहीं पर एक स्काई कैप्टर होता है, वो कहता है सर ये मास्टर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, डिप्टी लीडर ने बिल्कुल ठीक कहा, पूरे साल में सिर्फ 1 मिलियन मार्शल गार्ड कॉइंस जो कि 10,000 लोगों में तकसीम किए जाते हैं, ये तो बहुत ज्यादा कम है। और वो बंदा मिंग को बताता है डिप्टी लीडर पिछले 10 साल से हमारे लीडर गॉन्ग मिंग ने स्काई कैप्टर होने की सैलरी भी नहीं ली, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कम होते हैं और वो सारे रिसोर्सेज को बाकी सभी में तकसीम कर देते हैं। मास्टर गॉन्ग मिंग चिल्लाकर उसे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर हमारे लीडर के सामने किस तरह की बात कर रहे हो? तुम्हें पता है कि हम सभी लोग स्काई कैप्टर्स हैं, हम अच्छा काम करने के लिए जो स्काई कैप्टर बने हैं, ना कि पैसों के लिए, और तुम्हें यहाँ पर हमारी बात को इंटरप्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मिंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है यहाँ पर ये लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम्हें पूरे साल में सिर्फ 1 मिलियन मार्शल गार्ड कॉइंस मिलते हैं जो कि 10,000 लोगों में तकसीम करने होते हैं। पूरे साल में तुम्हारे लॉसेस भी काफी ज्यादा होते हैं, यानी कि काफी सारे लोग मारे जाते हैं और उन सभी को पेंशन भी देना पड़ती है, यानी कि तुम सभी की सैलरी तो बहुत ज्यादा कम है। मिंग कहता है स्काई कैप्टर्स की लाइफ को यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि अगर किसी को भी इस बारे में पता चल गया कि तुम लोग स्काई कैप्टर हो, वो भी हाउटियन सेक्टर के, अगर तुम्हें मार दिया जाता है। इसी वजह से मुझे लगता है कि तुम्हारी सैलरी बढ़नी चाहिए। गॉन्ग मिंग कहता है डिप्टी लीडर यहाँ पर पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग स्काई कैप्टर्स हैं, हम यहाँ पर अच्छाई के लिए स्काई कैप्टर बने हैं, बुरे लोगों को सजा देते हैं, ना कि यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आए हैं। हम सभी लोग तो यहाँ पर सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट को बरकरार रखना चाहते हैं ताकि कोई भी यहाँ पर गुनाह ना करे। मिंग जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, एक स्काई कैप्टर को यहाँ पर अच्छा काम करना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे हाउटियन सेक्टर वालों को तुम्हें इतनी बुरी तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए, तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी। मिंग उसे कहता है आज के बाद मैं तुम सभी से कहता हूँ, तुम सभी को यहाँ पर और ज्यादा स्काई कैप्टर्स को भर्ती करना होगा, जितने ज्यादा स्काई कैप्टर्स भर्ती करोगे तुम्हें उतना ज्यादा शेयर मिलेगा। इसके अलावा मैं तुम सभी से वादा करता हूँ आज के बाद हर साल तुम्हें 1 बिलियन मार्शल गार्ड कॉइंस दिए जाएंगे जो कि तुम सभी में तकसीम किए जाएंगे। इसके अलावा जितने ज्यादा स्काई कैप्टर्स को तुम हर साल भर्ती करोगे उतने ज्यादा मार्शल गार्ड कॉइंस तुम्हें मिलते जाएंगे। अगर तुम अपने स्काई कैप्टर्स को एक साल में 1 मिलियन तक पहुँचा देते हो तो मैं तुम्हें 1 बिलियन मार्शल गार्ड कॉइंस दूंगा, और अगर तुम लोग स्काई कैप्टर्स को 10 मिलियन तक पहुँचा देते हो मैं तुम्हें 1 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कॉइंस दूंगा। वो सारे स्काई कैप्टर भी ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि गॉन्ग मिंग भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। क्या डिप्टी लीडर ये किस तरह की बात कर रहे हैं, ये तो यहाँ पर बिलियन और ट्रिलियंस की बात कर रहे हैं, ताकि कि इन्होंने आज ज्यादा ही कुछ पी ली है, इसी वजह से इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। आखिर हाउटियन सेक्टर के लोग हमें इतना ज्यादा पैसा क्यों देंगे, कि आज से पहले तो स्काई कैप्टर डिपार्टमेंट को कभी भी इतना ज्यादा पैसा नहीं मिला। मिंग आगे बढ़ता है और उसे कहता है मेरे फादर भी एक स्काई कैप्टर थे और इसी वजह से उनकी आइडेंटिटी लोगों के सामने आने के बाद उन्हें मार दिया गया। मेरी नजर में स्काई कैप्टर्स की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। हालांकि स्काई कैप्टर्स यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं इकट्ठा करते, लेकिन उनका काम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो हाउटियन सेक्टर के लिए लोगों को सजा देती हैं जो भी बुरा काम करते हैं। मुझे लगता है कि ये वाला काम हाउटियन सेक्टर में और कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि स्काई कैप्टर और ज्यादा ग्रो करें ताकि हम लोग लॉ एनफोर्समेंट को यहाँ पर नाफिज कर सके। गॉन्ग मिंग उसे कहता है डिप्टी लीडर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब जबकि आपने कह दिया है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने स्काई कैप्टर्स में और ज्यादा लोगों को भर्ती करने की, और बहुत ही जल्दी हम लोग स्काई कैप्टर्स पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। हम लोग हर रोज उस बंदे को सजा देंगे जो बुरा काम करेगा, और अगर हम लोग ये काम नहीं कर पाएंगे तो हम सभी लोग अपनी जान दे देंगे। वो सभी लोग भी यही कहते हैं। मिंग उनसे कहता है ठीक है, तुम सभी का जोश जज्बा बहुत ज्यादा है, ठीक है ये काम पूरा करो। फ्यूचर में मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं भी तुम्हारी तरह एक स्काई कैप्टर बनकर लोगों को सजा दूं। बहुत ही जल्दी मैं तुम्हारे साथ आकर फोर्सेस को ज्वाइन करूंगा। तो यहीं पर काफी दिनों के बाद हमारा कहानी सुनाने वाला वापस आ गया है। तो वो कहता है मिंग ने वहाँ पर स्काई कैप्टर्स की सैलरी को इंक्रीज करने के बाद अपने पास कुछ पॉप्स को बुलाता है, और उन पॉप्स को बुलाने के बाद वो वहाँ पर अपने पुराने बैंक के बारे में उनसे बात करता है, क्योंकि पुराना बैंक जो कि हाउटियन सेक्टर ने मिंग से ले लिया था, बैंक पिछले कई सालों से चल नहीं रहा और उस बैंक में कोई भी इनकम नहीं आ रही। तो मिंग उन सारे पॉप्स को बताता है कि कैसे उस बैंक को चलाना है। वो उन सभी से कहता है कि इस बैंक को आगे जाकर फैलाओ और लोगों तक इसके ब्रोशर्स को पहुंचाओ, जितनी ज्यादा इसकी पब्लिसिटी होगी इतना ज्यादा ये बैंक चलेगा। क्या मिंग को पता है कि
एक ना एक दिन उसका जो टोंगली बैंक है उसके ऊपर बहुत सारे लोगों की नजर है और हो सकता है कि एम्परर ही उस बैंक को हथिया ले। मिंग को लगता है कि जब कोई उसके बैंक को हथिया लेगा तो हाउटियन सेक्टर का ये वाला बैंक उसके काम आएगा। वहाँ पर बैंक के सारे मसले निपटाने के बाद मिंग अपने जाओ कियांग के साथ, जाओ कियांग का एक डॉपलगैंगर जो कि इंसानी फॉर्म में है, वो तो वहाँ पर हाउटियन सेक्टर का लीडर बन गया है और दूसरे जाओ कियांग को अपने साथ लेकर मिंग प्रिंसेस के रूम में वापस आता है। मिंग वापस आकर प्रिंसेस से पूछता है कि वहाँ पर सब कुछ कैसा रहा। प्रिंसेस से कहती है वहाँ पर गार्ड वूजी के 3 क्लोन्स थे, उनमें से एक का सर काट दिया और दूसरा वहाँ से जख्मी होकर भाग गया और तीसरे का तुम्हें पता भी नहीं चला। साथ ही वो मिंग से पूछती है मुझे ये बताओ कि वहाँ पर हाउटियन सेक्टर में सब कुछ कैसा रहा। मिंग उसे कहता है हाउटियन सेक्टर में सब कुछ ठीक है, वहाँ पर सब कुछ अंडर कंट्रोल है। अपने जाओ कियांग को वहाँ पर उनका लीडर बना दिया है, जबकि मुझे वहाँ पर हाउटियन सेक्टर का डिप्टी लीडर बना दिया गया है। मुझे लगता है कि हाउटियन गार्ड को सब कुछ पता है, इसके बावजूद उसने वहाँ पर मेरा साथ दिया है। उसकी बात सुनने के बाद जल्दी से उठकर बैठ जाती है और कहती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें जल्दी से जल्दी हाउटियन सेक्टर से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। हाउटियन गार्ड बहुत ज्यादा पावरफुल है और पता नहीं उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा होगा। मुझे लगता है कि वो तुम्हें किसी न किसी प्लान में फंसाने की कोशिश कर रहा है या फिर वो किसी न किसी तरह से तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें जल्दी से जल्दी इस मसले से निकलना होगा। मिंग उसे कहता है ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगा, मुझे ये बताओ कि अब तुम आगे क्या करने वाली हो। प्रिंसेस उसे कहती है अब मैं जंग की तैयारी करने वाली हूँ, मैंने तुम्हें बताया था बहुत ही जल्दी मैं जंग पर जाने वाली हूँ दूसरी दुनिया को जीतने के लिए। मैं जंग की तैयारियां शुरू कर दूंगी और हम लोग तकरीबन आधे महीने में यहाँ से जंग के लिए निकल जाएंगे, लेकिन तुम्हें पीछे से बहुत ज्यादा एहतियात करना होगी। आज ये बात ठीक है कि मेरा भाई एम्परर है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि मेरी वजह से एम्परर डायरेक्टली तुम्हारे पर अटैक ना करे, लेकिन उसके बेटे जो कि प्रिंस हैं तुम्हारे पर अटैक कर सकते हैं, तुम्हें उन सभी से बचकर रहना होगा। मिंग उसे कहता है ठीक है मैं उन सभी का ध्यान रखूंगा। तो यहीं पर एम्परर के 8वें बेटे का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने महल में बैठा होता है। उसके पास उसके 2 मंत्री आते हैं और उसे कहते हैं मास्टर अपने जी मिंग के टोंगली बैंक के बारे में तो सुना होगा, उसका बैंक बहुत ही तेजी के साथ तरक्की कर रहा है, वहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा है और उसकी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा फास्ट है। मुझे लगता है कि अगले 30 साल में ये वाला बैंक हमारे रॉयल टैक्स से भी ज्यादा पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देगा कि हमारी किंगलॉन्ग डायनेस्टी बहुत ज्यादा पैसा टैक्स की मद में इकट्ठा करती है, लेकिन उसके बैंक की इनकम बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। मुझे तो लगता है कि आपको उसके बैंक के ऊपर कब्जा कर लेना चाहिए। प्रिंस उसे कहता है ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे फादर की उस बैंक के ऊपर नजर है, यानी कि एम्परर की। मुझे लगता है कि सिर्फ 2 साल के अरसे में फादर उस बैंक के ऊपर कम्प्लीटली कब्जा कर लेंगे, तो मुझे यहाँ पर कुछ करने की क्या जरूरत है। तुम्हें पता है कि मेरी आंटी इस बैंक को बचा नहीं सकती अपने भाई से। वो मंत्रियों से कहते हैं लेकिन 2 साल का अरसा तो बहुत ज्यादा होता है, 2 साल में वो लड़का इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर देगा कि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा। इतने सारे पैसे के साथ तो वो कुछ भी कर सकता है। मुझे लगता है कि आपको अभी यहाँ पर कोई ना कोई प्लान चलना होगा और उस बैंक को हथियाना पड़ेगा। प्रिंस उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी ही आंटी के हस्बैंड के ऊपर कोई चाल चलूं? मुझे लगता है कि मेरी आंटी कोई आम सी इंसान है, वो एक मार्शल आर्ट्स की गार्ड है, मैं उनसे पंगा नहीं ले सकता। और वैसे भी इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि जी मिंग यहाँ पर बैंक से कितना पैसा कमा रहा है, जब वक्त आएगा तो उस लड़के को मरना पड़ेगा। दूसरा मंत्री 8th प्रिंस से कहता है कि आपको लगता है कि आपके फादर यानी कि एम्परर उस लड़के को मार डालेंगे? वो ऐसा नहीं करेंगे कि वो हमारी डायनेस्टी का दामाद है। 8th प्रिंस उसे कहता है लगता है कि तुम मेरे फादर को अच्छी तरह से नहीं जानते, लेकिन मैं तो अपने फादर को अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरे फादर बहुत ज्यादा जालिम इंसान है, ताकि उन्होंने मेरी मॉम और अपनी बीवी को भी नहीं बख्शा। तो इस बात को छोड़ो, इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। सेकंड प्रिंस उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है जब आंटी यहाँ से जंग करने के लिए निकल जाएंगी अपनी आर्मी को लेकर, तब तुम जी मिंग को मेरे पास बुलाना, उसे कहना कि मैं उससे बात करना चाहता हूँ। मैं डायरेक्टली उससे बात करूंगा और उसके बाद देखते हैं अगर वो आसानी से मान जाता है तो ये बात उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि अगर वो यहाँ पर नहीं मानता तो मेरे पास कोई ऐसा बंदा है जो कि उसके साथ निमट सकता है। यहाँ पर ये किसी लिटिल 39 का नाम लेता है। नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा कि ये लिटिल 39 कौन है, लेकिन यहाँ पर इसकी बात उसे लगता है कि वो बंदा मिंग के साथ पहले भी फाइट कर चुका है। प्रिंस कहता है उस बंदे ने मिंग के हाथों से पहले भी एक बार हार का मजा चखा है, मुझे लगता है कि इस बार वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। अगर मैं उसको गुस्सा दिला दूं तो वो यहाँ पर मिंग के ऊपर डायरेक्टली अटैक करेगा और इस तरह हमारा काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और वैसे भी बंदा बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, हो सकता है कि वही मिंग को मार डाले। और यहीं पर हमारी एपिसोड 327 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर की एपिसोड 328 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने 8th प्रिंस को देखा था। तो 8th प्रिंस के जो मंत्री होते हैं वो उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं हमें लगता है कि तुम्हें जी मिंग के पास जो बैंक है उसको हथिया लेना चाहिए, क्योंकि उसका बैंक तरक्की करता जा रहा है और बहुत ही जल्दी उसका पैसा हमारे एनुअल टैक्स से भी ज्यादा हो जाएगा। 8th प्रिंस उसे कहता है लेकिन मैं उसका कर कुछ नहीं सकता, वो मेरी आंटी का हस्बैंड है, जैसे भी हो मेरे फादर उसके पास से वो बैंक तो छीन ही लेंगे और उसको भी मार डालेंगे। और आंटी जहाँ से चली जाए, आंटी के जाने के बाद
तुम उस लड़के को मेरे पास बुला कर लाना, मैं डायरेक्टली उससे पूछूंगा, अगर वो मान जाए तो ठीक, नहीं तो मेरे पास एक और बंदा है। इस एपिसोड की शुरुआत में ब्लू ड्रैगन अकेडमी का सीन दिखाया जाता है। हमारा मिंग अपनी ब्लू ड्रैगन अकेडमी में वापस आ जाता है। वो दरवाजा खोलता है तो उसके तीनों दोस्त वहीं पर होते हैं। वो उनसे कहता है दोस्तों मैं वापस आ गया। लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है मीरू और जान जान उसे देखते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। मिंग उनको देखकर हैरान हो जाता है और कहता है इन दोनों को क्या हो गया, ये सभी लोग मेरी तरफ इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रही हैं, और ऊपर से ये दोनों लड़कियां इतनी गुस्से में क्यों हैं। मिंग का दोस्त भी ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि मिंग वापस आ गया, पता नहीं यहाँ पर क्या होने वाला है। मिंग सोच रहा होता है इन सभी के चेहरे इस तरह के क्यों बने हुए हैं, मैंने तो इनके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, तो फिर ये लोग मुझसे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है। इनका दोस्त भागता हुआ उसके पास आता है और उसके कान में आकर बताता है बॉस मैं यहाँ पर वापस नहीं आना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारी शादी की खबर यहाँ पर फैल चुकी है और इन दोनों लड़कियों ने तुम्हारी शादी के बारे में सुन लिया है कि तुमने एल्डेस्ट प्रिंसेस के साथ शादी कर ली है। ना सिर्फ इनने बल्कि पूरी एकेडमी में सबको पता चल गया है। मीरू जहाँ पर मिंग को इग्नोर करते हुए जान जान से कहती है जान जान ये लड़का जो कभी हमारा दोस्त हुआ करता था जिसका नाम जी मिंग है, अब तुझे एम्परर का दामाद बन चुका है, क्या हमें इसके सामने 3 बार झुकना है या फिर 9 बार झुकना है। जान जान उसे कहती है मुझे क्या पता हो सकता है कि इसके सामने कितनी बार झुकना है, ये तो प्रिंस ही बता सकते हैं कि उनके सामने कितनी बार झुकना है। फिर वो साथ ही उसे कहती है तुम्हें पता है ना कि लास्ट टाइम ये बंदा प्रिंस टाइशेंग से मार खा रहा था, वो भी एक लड़की के लिए, पर ये मरते मरते बचा था। लेकिन अब जरा देखो तो सही, अब ये उस लड़की को भूल गया है और अब इसने यहाँ पर सेकंड प्रिंसेस के साथ शादी कर ली है। और हम लोगों ने भी पहले किसी प्रिंस को फॉलो किया होता तो हम लोग भी अब तक उस प्रिंस की कोई सेकंड वाइफ बन चुके होते, ना कि इसकी तरह जो कि किसी प्रिंसेस का हस्बैंड बन गया है। मीरू से कहती है यहाँ पर भी एक प्रिंस था जो कि मेरे पीछे लगा हुआ था, लेकिन मैंने उसकी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं उसकी कंकोबाइन नहीं बनना चाहती। लेकिन जरा जहाँ पर देखो तो सही, हमारा दोस्त पहले से ही एम्परर का दामाद बन गया है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, वो प्रिंसेस होगी बहुत ज्यादा खूबसूरत। रिंग उन सभी की जली कटी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है। ज़ेंग उन दोनों से कहता है लड़कियों ये तुम कैसी बातें कर रही हो, अभी अभी तो बॉस वापस आया है, तुम इसके साथ इस तरह बात कैसे कर सकती हो, क्या पता इसके पास कुछ इस तरह की सिचुएशन हो कि इसे सेकंड प्रिंसेस के साथ शादी करना पड़ी हो, या तो ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड प्रिंसेस ने हमारे बॉस को बहुत ज्यादा मजबूर किया हो। या तुम दोनों को लगता है कि कोई प्रिंसेस इस तरह के किसी आम से लड़के के साथ शादी कर सकती है। मीरू से कहती है तुम्हारा बॉस भी तो काफी ज्यादा हैंडसम है, हो सकता है कि प्रिंसेस को इससे प्यार हो गया और इसने इससे शादी कर ली, और ऊपर से मिंग इसको भी तो उसका पैसा दिखाई दिया होगा, ऊपर से वो है भी इतनी खूबसूरत, खूबसूरती और पैसा किसको नहीं चाहिए। जान जान कहती है मैंने तो सेकंड प्रिंसेस को अभी तक देखा नहीं, क्या पता हो सकता है कि सेकंड प्रिंसेस मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो, इसलिए हमें लगता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मिंग के साथ दिखाई देंगे तो सेकंड प्रिंसेस गुस्सा हो जाएगी। मिंग उन दोनों से कहता है चलो ठीक है बस बहुत हो गया, तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, मेरी और सेकंड प्रिंसेस की शादी फेक है, हम दोनों ने असल में शादी नहीं की, असल में मुझे अपने बैंक को वापस हासिल करने के लिए उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा। सेकंड प्रिंसेस ने मेरा बैंक मुझे वापस दिलाया है, जिसके बदले में को मैंने काफी सारे पैसे दिए हैं ताकि वो अपनी आर्मी को लीड करके एक दूसरे कंट्री को जीतने के लिए जा सके। मीरू और जान जान भी दोनों उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होती हैं और कहती हैं क्या वाकई में ये एक फेक मैरिज है, क्या तुम लोग वाकई में एक्टिंग कर रहे थे, वो भी एम्परर के सामने। मिंग उसे कहता हाँ मैं एम्परर के सामने एक्टिंग कर रहा था और हमारी शादी बिल्कुल नकली है। मैं ऐसा क्यों लगता है कि सेकंड प्रिंसेस जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और ऊपर से मार्शल आर्ट्स के गार्ड भी है, वो मेरे जैसे एक मार्शल आर्ट्स के गुरु जैसे लड़के के साथ शादी क्यों करेगी, तो हम लोग आज से पहले एक दूसरे से मिले भी नहीं, तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्रिंसेस मुझे एक ही बार देखकर पहली नजर में प्यार कर ले। मीरू मिंग की बात सुनने के बाद कहती है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे भी ऐसे ही लगता है जैसे कि वो बूढ़ी गाय यहाँ पर ताजी घास खाने की कोशिश कर रही है। मिंग उसकी बात सुनने के बाद कह रहा होता है लगता है ये उसको बूढ़ी गाय और मुझे घास कह रही है। मीरू जल्दी से आगे बढ़ती है और उसे कहती है लगता है कि प्रिंसेस ने यहाँ पर तुम्हारा नाजायज फायदा उठाया है, हम लोग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होंगे और ज्यादा अमीर होंगे तो हम सभी लोग तुम्हारी मदद कर सकते हैं और उसके बाद हम सभी दोस्त तुम्हारे साथ खड़े होंगे। मिंग उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम सभी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने का मेरे पास एक बहुत ही अच्छा तरीका है, मेरे पास टियांजिया फ्रूट है। उन सभी के लिए एक एक टियांजिया फ्रूट निकालता और कहता है चलो जल्दी से इस टियांजिया फ्रूट को खा लो और अपनी बॉडी को होली बॉडी पे ट्रांसेंड करो। वो तीनों भी उस टियांजिया फ्रूट को देखकर बहुत सा हैरान हो जाते हैं। जान जान मिंग से कहती है क्या तुम वाकई में इस टियांजिया फ्रूट को हमें देने वाले हो, क्योंकि इस फ्रूट को खाने से हमारे पास गॉड्स की पावर्स आ सकती है, यानी कि हमारी बॉडी होली बॉडी में चेंज हो सकती है। ये फ्रूट तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्या तुम वाकई में ये हम तीनों को एक एक देने वाले हो। मिंग उनसे कहता है तुम तीनों मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो, इसलिए जल्दी से इस फ्रूट को खा लो, तुम्हारे सामने इसकी कीमत कुछ भी नहीं है, कि अगर तुम तीनों इस फ्रूट को खाकर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाओगे तो तुम तीनों मेरे और ज्यादा काम आ सकते हो जब तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। तीनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। ज़ेंग उसे कहता है बॉस तुम इस दुनिया के सबसे बेस्ट बॉस हो। जान जान और मीरू भी उसे कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मिंग उनसे कहता है चलो ठीक है यहीं पर बैठकर अपने फ्रूट को खाओ और इसको रिफाइन करो, तब तक मैं भी अपने रूम में जाकर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो वहाँ पर उनके रूम से वापस आने के बाद मिंग अपने रूम में आ जाता है और वहीं पर बैठकर अपने आप को सेल्फ कल्टीवेट करता है। तो
15 दिन तक वहीं पर बैठकर कल्टीवेट करने के बाद मिंग कहता है अब मैं अपनी गुरु राम के पीक पर पहुंच चुका हूं और बहुत ही जल्दी मैं मार्शल आर्ट्स के सेंट लेवल पर अपग्रेड होने वाला हूं। अगर मैं चाहूं तो मैं यहीं पर अभी अपने आप को मार्शल आर्ट सेंट लेवल पर पहुंचा सकता हूं, लेकिन उससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। मिंग मास्टर से कहती है मास्टर आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर आप यहाँ पर लेवल अप होते हैं तो आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग एनिमी के साथ फाइट करते हुए अपने आप को लेवल अप करेंगे तो फाइटिंग के दौरान लेवल अप करने से आपकी मार्शल आर्ट सेंट लेवल की पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। इस तरह आपको उनके यूनिक स्किल्स भी देखने को मिलेंगे। प्रिंसिपल स्वर्ड भी उसे कहती है हाँ मास्टर, इस लड़की ने बिल्कुल ठीक कहा है, मेरा पुराना मास्टर भी बिल्कुल ऐसा ही किया करता था। जब वो एक मार्शल आर्ट्स का सेंट बनने वाला था उसने भी एक बहुत ही पावरफुल दुश्मन के साथ फाइट की थी और फाइटिंग के दौरान ही अपने आप को लेवल अप किया था, इससे उसके वूज़ोंग का स्टेटस बहुत ज्यादा पावरफुल था। मिंग जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और उन दोनों स्पिरिट से कहता है अब मैं अपने लिए कोई स्ट्रॉन्ग एनिमी कहाँ से ढूंढ कर लाऊं जो कि मेरे साथ फाइट कर सके, इतने भी मेरे अपने लेवल के हैं, उनके साथ फाइट करके मैं उन्हें बड़ी आसानी से हरा सकता हूँ, और जो मुझसे हाई लेवल के हैं वो इतनी आसानी के साथ मुझसे फाइट करने के लिए मानेंगे नहीं। आखिर मैं अपने लिए कहाँ से एक एक्सपर्ट ढूंढूं जो मुझसे फाइट कर सके। मिंग जैसे दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है तो बाहर वो मंत्री खड़ा होता है, तो इसे यहाँ पर 8th प्रिंस ने भेजा है मैसेंजर बनाकर ताकि वो मिंग को वहाँ पर लेकर आ सके। मिंग दरवाजा खोलता है और उसे कहता है तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो उसे कहता है मैं यहाँ पर 8th प्रिंस के कहने पर आया हूँ, मैं एक मैसेंजर हूँ, प्रिंस तुमसे मिलना चाहते हैं। मिंग उसके पास से आगे गुजर जाता है और कहता है मैं इस सब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे किसी 8th प्रिंस से नहीं मिलना। जबकि वो मैसेंजर उसके हाथ में एक फ्लैग होता है जो कि उसका वेपन है, वो उसको घुमाते हुए मिंग से कहता है मुझे तुम्हारा जवाब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए अब तुम्हें मेरे साथ जबरदस्ती लेकर जाना पड़ेगा। ऐसे वो अपने फ्लैग को घुमाकर मिंग के ऊपर अटैक करने लगता है। मिंग जल्दी से अपने पास से जाओ कियांग को बाहर निकालता है जो कि एक डीमन गार्ड लेवल पर है। वो उसे कहता है जाओ कियांग चलो जल्दी से कर निकलो और इसका मसला हल करो। कियांग बड़ी स्पीड से बाहर निकलता है और अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उस मैसेंजर को खाने लगता है, लेकिन वो मैसेंजर अपने झंडे को वहीं पर घुमाता है तो उसके झंडे के अंदर से एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी के साथ ही एक बड़ा सा सांप बन जाता है। वो बड़ा सा सांप जाओ कियांग से साइज से भी बड़ा होता है और वो उसको अपने अंदर लपेट लेता है। जबकि जाओ कियांग बेचारा वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देता है। जाओ कियांग जो कि गार्ड लेवल पर है वो भी अपने आप को उसके चंगुल से आजाद नहीं करवा पाता, तो वो एनर्जी से बना हुआ स्नेक जाओ कियांग को वहीं पर नीचे गिरा लेता है। पूरी तरह से बाइंड करने के बाद जाओ कियांग की बॉडी के ऊपर से जगह जगह से ब्लड निकल रहा होता है। मिंग भी इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाता है और भागता हुआ अपने जाओ कियांग को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। यहीं पर हमारी एपिसोड 328 का एंड हो जाता है।